of you are staying safe and studying hard. So कैप्टन तिरंगा जीएटी का मसीहा एक बार फिर हाजिर हो चुका है आप सभी के सामने। आप लोगों के लव सपोर्ट ने कैप्टन तिरंगा को एक बार आपके सामने फिर से बुला लिया है। कैप्टन तिरंगा आपका जीएटी का एंटायर क्रैश कोर्स करा रहे हैं। सो अभी तक हमने फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट कर ली थी और आपको पता है व्हाट वाज द क्वालिटी ऑफ कंटेंट दैट वी गॉट इन फिजिकल ज्योग्राफी। आज कैप्टन तिरंगा के साथ आप जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। कैप्टन तिरंगा आज से आपको एक और नए सब्जेक्ट में लेके जाएंगे और उस सब्जेक्ट को भी उसी तरीके से मजबूत करेंगे जिस तरीके से हमने अपनी फिजिकल ज्योग्राफी को मजबूत करा था। जो आज बच्चे पहली बार सीरीज के साथ जुड़ रहे हैं, हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अक्षय फ्रॉम द 130th कोर्स ऑफ नेशनल डिफेंस अकेडमी, ऑल इंडिया रैंक 154। आई वाज an Indian Air Force cadet and I belong to the Charlie Squadron of the Academy. I was recommended from 1 AFSB Dehradun. So इस सीरीज के माध्यम से हम पूरे के पूरे जीएटी का क्रैश कोर्स करते हैं, यानी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबके कोर कॉन्सेप्ट्स हम सीख रहे हैं। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, इंग्लिश, सबके हम कॉन्सेप्ट्स पकड़ेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। आप सभी से इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप सीरीज को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी स्क्रीन पे अभी शेयरिंग विजेट आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए और सीरीज के लिंक को स्प्रेड इट फार एंड वाइड, ताकि जिन साथियों को अभी तक पता नहीं चला है कि जीएटी का मसीहा कौन है और जीएटी का असली कंटेंट कहां से पढ़ना है, उन सभी को पता चल सके। तो आई वुड अर्ज ऑल द स्टूडेंट्स टू प्लीज शेयर द सेशन विद ऑल योर फ्रेंड्स। काफी सारे बच्चे काफी दिन से कैप्टन तिरंगा का वेट कर रहे थे, तो कैप्टन तिरंगा आपके लिए आए हैं। आप देखते हैं कितने बच्चे कैप्टन तिरंगा को सही मामलों में सलामी देते हैं। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स कैन लिटरली give their respect to Captain Tiranga, salute the Tiranga, because Captain Tiranga is here to help you crack your examinations. So अभी तक कैप्टन तिरंगा के साथ हम फिजिकल ज्योग्राफी खत्म कर चुके हैं। वी हैव डन फिजिकल ज्योग्राफी एंड जिन्होंने नहीं देखे हैं प्लीज गो एंड वॉच द रिकॉर्डेड वीडियो सीरीज। आपकी फिजिकल ज्योग्राफी के सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। दूसरा, अभिषेक ने टेलीग्राम चैनल का भी लिंक्स भेजा है कमेंट में, उसमें जाके ज्वाइन कर लो, वहां आपको इस प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। @SSB_success टेलीग्राम चैनल का नाम है। गो एंड ज्वाइन दैट टेलीग्राम चैनल, वहां आपको इस वीडियो सीरीज का लिंक मिल जाएगा। नाइटफॉल होगा, आज रात को होगा। आज से हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी का आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। पॉलिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन के लिए। ऑल्सो पॉलिटी इज वन ऑफ द टॉपिक जिसमें कम टाइम इन्वेस्ट करके आप ज्यादा मार्क्स ले सकते हो। व्हाई? बिकॉज पॉलिटी का सिलेबस इज वेरी लिमिटेड। पॉलिटी का जो सिलेबस है वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। तो पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपने जितना भी टाइम दो उतने कम टाइम में भी अगर आप पढ़ोगे, पर जो चीज पढ़ाई गई वो पढ़ोगे, तो एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, सो पॉलिटी हम अब स्टार्ट करने वाले। फिजिकल ज्योग्राफी हमने कर ली थी, ओके कू। इसके बाद हम देखेंगे वेटेड फॉर तिरंगा ईगरली। तो एक बार सारे बच्चे कैप्टन तिरंगा के नाम पे एक बार शेयर कर दो, सारे फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, गूगल, ट्विटर, जहां भी आप यूज करते हो, एक बार सारे बच्चे शेयर कर दो, ताकि कैप्टन तिरंगा को लगे कि सही में वो जो कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। कैप्टन तिरंगा को पता चल सके कि बच्चे सही में चाहते हैं कि कैप्टन तिरंगा उनकी हेल्प करें। ठीक है, आदि यहाँ पे शेयर नहीं करना है, यू हैव टू शेयर इट इन योर फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप्स, उन जगहों पे। ठीक है, ओके ठीक है। सो दिस इज क्लियर। बिल्कुल, तिरंगा इज लाइक अ वरदान फॉर यू। कू बोल रहे हैं, यस कू, दैट्स द स्पिरिट। ठीक है, 1 मिनट देता हूं, शेयर कर लो। ठीक है, सो दिस इज द एजेंडा। आज से हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पॉलिटी। और पॉलिटी के बारे में कुछ मैं बेसिक चीजें बता देता हूं। वी वुड बी स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज प्रियम्बल एंड सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इवेंचुअली जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मैं पढ़ा दूंगा। आपकी पॉलिटी एक तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। दूसरी, पॉलिटी के लिए क्या कोई बुक पढ़नी है? चाहो तो देख सकते हो, लूसेंट की जो जीके की किताब है उसमें भी पॉलिटी देख सकते हो रिवीजन के लिए। बट आई वुड एडवाइस जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसके पैरेलल में नोट्स बनाते रहो। मेक नोट्स पैरेलली बिकॉज इट वुड हेल्प यू रिटेन थिंग्स। ठीक है, पाथ फाइंडर से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, नॉट फॉर थ्योरी। ठीक है, ओके ओ ठीक है, दैट्स थैंक्स अ लॉट आदि। ठीक है, ओके अब मैं चैट को प्राइवेट करूंगा। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक नाउ। आई एम मेकिंग द चैट प्राइवेट। पॉलिटी, तो सबसे पहले पॉलिटी कहां से पढ़नी है? पॉलिटी हैज टू बी रेड फ्रॉम दिस बुक। व्हाट इज दिस? पॉलिटी के लिए सिर्फ एक ही किताब है और वो किताब है ये। पॉलिटी का सिलेबस बहुत लिमिटेड है 5 से 7 दिन में पॉलिटी कंप्लीट करेंगे। इस बुक को कोई बच्चा जानता है? व्हाट इज दिस? कोई बात नहीं, वॉइस अभी सही होगी। ये देखो गौर से, व्हाट इज रिटन हियर?
नहीं बेटा, लक्ष्मीकांत ये सब कुंजिया है, ये असली मटेरियल है, दिस इज द रियल थिंग, ठीक है। नहीं, दिस इज द रियल थिंग, लक्ष्मीकांत तो कुंजी है, ये रियल, ये चीज नजर आ रही है, ये जब मेजर बन जाओगे ना तो ये चीज आपके कंधे पे आ जाती है। सो यू डोंट हैव टू रीड एनीथिंग एल्स, दिस इज द थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुगेदर। मैं जो पढ़ाऊंगा वो यहीं से ही पढ़ाऊंगा, आई डोंट गो फॉर एनी गाइड्स और एनीथिंग, आई टीच पॉलिटी फ्रॉम दिस बुक। जिसको नहीं पता, ये भारत का संविधान है, ये वो संविधान है जो आपको अधिकार देता है जिंदगी जीने का, ठीक है। ये रियल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट इज नॉट एनी गाइड बुक, ठीक है। सो इसीलिए ये गाइड वाइड से मैं नहीं पढ़ा था। आई डिड समथिंग विच इज कॉल्ड एज लैम्प फेलोशिप। जिनको नहीं पता, देयर इज दिस थिंग विच इज कॉल्ड एज लैम्प फेलोशिप। LAMP is legislative assistant to member of parliament. So there I worked in the Parliament of India itself for some time. So I would also be sharing my own insights into how things works. Google कर लेना, आदि आपको पता लग जाएगा। I was a fellow during 2019-2020, ठीक है। ये बुक आपको लेनी नहीं है, you don't have to buy this book, ठीक है। ओके, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सलाम भाई, ठीक है। तो आज जिस हम टॉपिक को उठाएंगे सबसे पहले, दैट इज प्रीएम्बल, यानी संविधान के प्रस्तावना को। इसको क्या बोलते हैं तारा? इट इज प्राइसलेस। भारत का संविधान प्राइसलेस है। लोग इमरजेंसी लगा के इस संविधान को खरीद नहीं पाए, तो पैसे देके तो कैसे खरीदा जा सकता है, ठीक है। सो प्रीएम्बल यानी भारत के संविधान की प्रस्तावना। यू डोंट हैव टू परचेज इट इन एनी केस, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको ही पढ़ लोगे, काफी है। हिंदी में क्या बोलते हैं प्रीएम्बल को? प्रस्तावना। ओके, सो प्रीएम्बल है क्या? इट इज द प्रस्तावना। नैनी पालकी वाला एक पर्सन हुआ करते थे, ही सेड दैट व्हाट इज प्रीएम्बल? प्रीएम्बल ही सेड इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द आईडी कार्ड ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब जैसे आप छोटे बच्चे हो, छोटे बच्चे थे, मम्मी पापा के साथ मेला देखने गए, मेला देखने गए और मेला में आपके साथ खेला हो गया, खेला हो गया, मेला में गए, कठपुतली का नाच देख रहे थे, गायब हो गए। और फिर अब तो आपको अपने घर का एड्रेस नहीं पता, माँ बाप का नाम नहीं पता, लेकिन अगर आपके गले में आईडी कार्ड टंगा हुआ है, तो किसी ने अगर आपको ढूंढ लिया, किसी इंसान ने आपको देखा, तो वो क्या करेगा? आईडी कार्ड देखेगा, कहेगा ओ अच्छा तुम्हारा नाम मुन्नू है, अच्छा तुम पनवाड़ी की दुकान के पीछे रहते हो, अच्छा तुम्हारे पापा का नाम हग्गन लाल है, मम्मी का नाम कुद्दूप देवी है, अच्छा तुम्हारे पेरेंट्स का फोन नंबर ये है। उसको क्या आपके बारे में एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा। he would have a brief idea about yourself कि who is this individual, what are his qualities, where does he live, and वो आपके बारे में जजमेंट बना सकता है। सेम इज द वर्क ऑफ अ प्रीएम्बल। बिना पूरे संविधान को पढ़े, ये पूरे इतनी बड़ी किताब है, ठीक है, ये इतनी बड़ी किताब है, बिना पूरी किताब को पढ़े अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन समझना है, इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड कॉन्स्टिट्यूशन, यू डोंट हैव टू रीड दिस एंटायर बुक। जस्ट आप ये चीज जो इंट्रोडक्शन में लिखा होता है, व्हाट इज दिस? दिस इज द प्रीएम्बल ऑफ इंडिया। तो अगर आपने ये चीज पढ़ ली, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल अबाउट। पवित्रा, व्हाट्स योर डाउट? ठीक है, ओके, ठीक है। सो प्रीएम्बल क्या है? इट इज लाइक एन आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा नानी पालकी वाला बोलते हैं। उनके हिसाब से संविधान का जो प्रस्तावना है वो एक बहुत अच्छा आइडिया दे देती है व्हाट अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल अबाउट। हर्ष उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट आइडिया दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। दूसरा, हमारे संविधान की इंस्पिरेशन कहां से मिली? हमारे संविधान को बनाने का इंस्पिरेशन कहां से आया? ये एमसीक्यू का क्वेश्चन हो सकता है। ये आया था यूएसए के डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस से। यूएसए का एक चीज है विच इज कॉल्ड एज डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। यूएसए का डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस कहता है, व्हाट डज द यूएसए का डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस सेज? यूएसए का जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है वो कुछ इस तरीके से कहता है, वी होल्ड दीज ट्रुथ्स टू बी सेल्फ एविडेंट, वी होल्ड दीज ट्रुथ्स टू बी सेल्फ एविडेंट दैट ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल, we hold these truths to be self-evident that all men are created equal and that they are endowed by their created with certain unalienable rights that among them include life, liberty and pursuit of happiness. So ये क्या है? यूएसए का डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है। बेटा यूएसए का डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हिंदी मीडियम में नहीं मिलेगा, हमारा संविधान का जो प्रस्तावना है वो जरूर हिंदी में मिलेगा, ठीक है। सो इंस्पायर कहां से हुआ है? यूएसए के डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस से इंस्पायर हुआ है हमारा प्रीएम्बल। पहली चीज, क्या इंडियन प्रेसिडेंट है कोई? क्या प्रीएम्बल संविधान में आने से पहले इंडिया में कुछ चीज लिखी गई थी जिससे प्रीएम्बल इंस्पायर हुआ? यस, जवाहरलाल नेहरू साहब के द्वारा देयर वाज समथिंग व्हिच वाज प्रिपेयर्ड व्हिच वाज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था एक जवाहरलाल नेहरू साहब के द्वारा बनाया गया। इसमें क्या था? इसमें बोला गया था कि इंडिया को एक इंडिपेंडेंट सोशलिस्ट रिपब्लिक बनाया जाएगा
और इसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को इवेंचुअली मॉडिफाई करके हमारा प्रेजेंट प्रस्तावना संविधान का प्रियम्बल बनाया गया। ठीक है, नहीं अलग है, इंस्पायर हुआ है। आदि इंस्पिरेशन और इसमें अंतर होता है कॉपी करने में। इंस्पिरेशन का मतलब क्या है, जैसे कैप्टन अमेरिका है, कैप्टन अमेरिका से इंस्पायर हुआ है कैप्टन तिरंगा, लेकिन कैप्टन तिरंगा क्या कैप्टन अमेरिका की कॉपी है? नहीं, इट इज अ थिंग दैट हैज बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट। आईएसआर क्या है? इंडिपेंडेंट सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, प्रभावित हुआ है, उसका जीरोक्स कॉपी नहीं है। ठीक है, नहीं याद, यूएसए का याद नहीं रखना, वो मैंने इसलिए याद किया बिकॉज यू कैन यूज इट इन एसएसबीज और सम प्लेसेस, अदर प्लेसेस। ठीक है, ओके, सो दिस इज क्लियर। नेहरू रिपोर्ट से नहीं, नेहरू रिपोर्ट तो 1928 की, दैट इज समथिंग एंटायरली डिफरेंट, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा है। ठीक है, इंस्पिरेशन देख ले तो आपको एमसीक्यू पेपर में क्या क्या सवाल बनेंगे। इंस्पिरेशन क्या है? यूएसए का डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडियन प्रेसिडेंट क्या है? जवाहरलाल नेहरू का ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ठीक है, सो ये दो पॉइंट क्लियर हो गए, इस पे क्वेश्चन बनेगा एमसीक्यू आपका। ठीक है, अब पढ़ लो एक बार जरा संविधान है क्या। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. ठीक है, के एम मुंशी का कमेंट भी बताऊंगा अभी, पहले संविधान पढ़ो एक बार आराम से। नाइटफॉल रात को 10 PM पे होता है तान्या। ओके, तो ये है भारत का संविधान और ये है इसके कुछ शब्द। तो ये क्या है, एक तरीके से इंट्रोडक्शन है टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसको और अच्छे से समझने के लिए के एम मुंशी साहब ने, के एम मुंशी एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, उन्होंने एक आइडिया दिया। बिल्कुल प्रियम्बल के शब्द आपको याद होने चाहिए। प्रियम्बल इज वन थिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर, यू कैन कोट इट इन योर एसएसबी, यू कैन कोट इट इन योर इंटरव्यू, यू कैन कोट इट इन योर सीएपीएफ का पेपर 2 ऑफ एसए। सो ये तो याद करना बनता है। ठीक है, के एम मुंशी साहब ने क्या कहा, उन्होंने बोला अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब है, जो इनफैक्ट एक किताब है, तो अगर आप कोई भी किताब पढ़ते हो तो उसके शुरू में सबसे पहले क्या लिखा होता है, देयर इज दिस फॉरवर्ड दैट इज रिटन, कि व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड राइटिंग दैट बुक। तो प्रियम्बल को आप उससे कंपेयर कर सकते हो। चैप्टर जब किताब खत्म हो जाती है, देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज एन अपेंडिक्स। किताब के एंड में क्या होता है, एक अपेंडिक्स होती है जिसमें वेरियस चीजें लिखी होती हैं। तो ऐसे ही संविधान के एंड में भी अपेंडिक्स है, उनको क्या हम बोलते हैं, शेड्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी किताब कई सारे पार्ट्स में बटी होती है, ऐसे ही हमारा संविधान भी कई सारे पार्ट्स में बटा है। और जैसे पार्ट्स के अंदर चैप्टर्स होते हैं, वैसे ही हमारे यहाँ पार्ट्स के अंदर चैप्टर होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे चैप्टर के अंदर कई सारे पैराग्राफ्स होते हैं, ऐसे ही हमारे यहाँ चैप्टर्स के अंदर कई सारे आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, सो इट इज जस्ट लाइक अ बुक। इस बुक में कितने पार्ट्स हैं, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कोई बता सकता है? 22। नैनी पालकी वाला एक इंसान का नाम था, ही वाज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट। बिल्कुल। सो हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 22। जो एंड में अपेंडिक्स थी, व्हाट द अपेंडिक्स थी, उसमें कितने शेड्यूल्स हैं, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर? यस, देयर आर 12 शेड्यूल्स। ठीक है, अब जो ये वेरियस पैराग्राफ्स थे, हाउ मेनी पैराग्राफ्स आर देयर, यानी हमारे संविधान में कुल आर्टिकल्स कितने हैं? नंबर वाइज बात करें तो वैसे तो सब आर्टिकल्स भी काफी सारे हैं, बट ओवरऑल जो लास्ट नंबर ऑफ द आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल नंबर 395। टोटल अगर आप अमेंडेड को भी इंक्लूड करोगे तो ये 448 के करीब पहुंच जाएंगे। ठीक है, बट नंबर वाइज देखोगे तो जो लास्ट आर्टिकल है वो कितना है? 395। ठीक है, वैसे अगर ए बी इनको भी सेपरेट आर्टिकल गिनोगे तो 450 के करीब पहुंच जाएंगे। ठीक है, बट हमें नंबर याद रखना है, लास्ट नंबर इज 395 जो आर्टिकल में संविधान में मिलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है। ठीक है, पार्ट्स मतलब क्या होता है, जैसे एक बुक होती है उसमें चैप्टर से पहले होता है ना पार्ट 1, जैसे डेयर टू ड्रीम का आया पार्ट 1, फिर आएगा पार्ट 2, तो ऐसे जो पार्ट्स हैं ऐसे 22 पार्ट है हमारे संविधान में। और इन सबका जो इंट्रोडक्शन की तरह एक काम करता है, जो आइडेंटिटी कार्ड की तरह काम करता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रियम्बल। के एम मुंशी साहब ने यही, ही वाज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, उन्होंने बताया था कि ये किताब कॉन्स्टिट्यूशन को हम एक किताब से कंपेयर कर सकते हैं, और ये सब जो मैंने आपको अभी बताया एक्सप्लेनेशन। नैनी पालकी वाला ने बोला था प्रियम्बल इज एन आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, आदि बस नैनी पालकी वाला का आपको कमेंट याद करना है, ही सेड दैट प्रियम्बल इज द आईडी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग नंबर ऑफ आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है,
नोट्स आपको यहीं से बनाने हैं, विधान जो पढ़ा रहा हूं इसके अलावा टेलीग्राम पे मैं पीडीएफ दे दूंगा, वहां से देख लो, ठीक है। हॉरोस्कोप भी कंसीडर करते हैं, वो एक तरीके से केएम मुंशी साहब ने इसको ये भी बोला था कि ये भविष्य बताएगा एक देश किस तरीके का रास्ता में जाने वाला है। ये पहली स्लाइड है, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है। अब हर एक शब्द को इसका समझेंगे डिटेल में, प्रियम्बल का एकदम निचोड़ निकालने का प्रयास करेंगे, ताकि व्हाट डज प्रियम्बल मीन, व्हाट आर द वेरियस वर्ड्स दैट आर एसोसिएटेड विद प्रियम्बल, उनको समझने का प्रयास करेंगे। आज के समय में वक्त में उनकी क्या महत्वता है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है। सो सबसे पहला ही शब्द जो प्रियम्बल आप शुरू करते हो उसमें आता है क्या, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। सबसे पहला ही शब्द है भारत के प्रियम्बल का, दैट इज 8 शेड्यूल ओरिजिनली थे दीपक, उसके बाद अमेंड होके दे हैव बीन इंक्रीज टू 12, ठीक है। सो वी द पीपल इज व्हाट, हम भारत के लोग, दिस इज द फर्स्ट वर्ड इन द प्रियम्बल ऑफ इंडिया। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस वर्ड दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया। देखो एक जमाना था जब तक देश में डेमोक्रेसी नहीं आई थी, वी वर नॉट अ रिपब्लिक, उस जमाने में क्या बोला जाता था कि पुराने जमाने की अगर आप बात करो, अगर आपसे पुराने जमाने की बात करो तो क्या माना जाता था कि राज करना, भगवान राज करता है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी, किसी को राज करने की शक्ति भगवान देता है। सम पीपल हैव दिस मैंडेट फ्रॉम हेवन, भगवान ने कुछ लोगों को प्रदत्त की है शक्ति राज करने की। सम पीपल हैव व्हाट इज कॉल्ड एज द मैंडेट फ्रॉम हेवन, तो उनका जन्म सिद्ध अधिकार मान लेते थे रोज कि मेरा बाप राजा है तो मैं भी राजा बनूंगा, बिकॉज भगवान ने हमें ऑर्डेन कराया राज करने के लिए, ठीक है। सो लेकिन वी द पीपल क्या बोलता है, नहीं, सोर्स ऑफ अथॉरिटी जनता है, जनता ही जनार्दन है। आपने सुना होगा ये बात बहुत बार कि जनता ही जनार्दन है, द पीपल आर द गॉड नाउ, जनार्दन इज अ सिंबल फॉर गॉड, ठीक है। सो नाउ द सोर्स ऑफ अथॉरिटी इज नॉट गॉड, द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ अ रूल, प्राइम मिनिस्टर साहब ये नहीं कह सकते कल को कि भगवान ने मुझसे कहा है कि मैं राज करूं। ट्रेडिशन के बेसिस पे आप नहीं कर सकते कि हम राज करेंगे, ट्रेडिशन के बेसिस पे क्या, कई लोग बोलते थे कि कास्ट सिस्टम होता था एक टाइम पे, उसमें क्या बोला जाता था कि जो अपर कास्ट है वो ये करेगी, जो क्षत्रिय हैं वो रूल करेंगे। तो ट्रेडिशन के बेसिस पे कहा जाता था कि रूलर तो हमेशा क्षत्रिय ही होगा, क्षत्रिय होगा, लेकिन ये सिस्टम भी आप अथॉरिटी का बेसिस यही नहीं हो सकता, कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे चीफ मिनिस्टर बना दो क्योंकि मैं क्षत्रिय हूं, बिकॉज सोर्स ऑफ अथॉरिटी इज नॉट ट्रेडिशन नाउ, सोर्स ऑफ अथॉरिटी इज जनता, ठीक है, नॉट ब्रिटिशर। तो कई लोग ऐसा सोचेंगे, जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन की सरकार उसने एक प्लान पास किया था दैट वाज कॉल्ड एज माउंटबेटन प्लान। सुना है माउंटबेटन प्लान के बारे में आपने, हिस्ट्री नहीं सुना तो हिस्ट्री की क्लास में पढ़ेंगे, 3 जून, माउंटबेटन प्लान के बारे में जिसने नहीं पढ़ा, वी वुड स्टडी दैट, डोंट वरी। इसमें क्या था कि इंडिया को एक सेपरेट डोमिनियन की तरह क्रिएट किया जाएगा। 3 जून को 1947 को यह प्लान एक्सेप्ट हुआ था, इसमें बोला गया था इंडिया वुड बी क्रिएटेड एज अ सेपरेट डोमिनियन, और उस पर अधिकार रहेगा कि वो बाद में खुद को एक सेपरेट कंट्री की तरह क्रिएट कर सके। फाइनली यूके ने अपने संविधान में एक आर्टिकल पास किया दैट वाज कॉल्ड एज द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, और उसमें उसने बोला था कि इंडिया वुड नो मोर बी कंट्रोल फ्रॉम यूके, इंडिया का यूके से कंट्रोल नहीं होगा और इंडिया को आजादी दी जाती है। बट इंडिया की आजादी का सोर्स इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट भी नहीं है, ठीक है। इंडिया की आजादी का सोर्स इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट भी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई बच्चे जिंदगी भर पॉलिटी पढ़ने के बाद भी नहीं समझ पाते। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट डेफिनेटली ये बात कहता है कि इंडिया वुड नो लॉन्गर बी रूल्ड फ्रॉम यूके एंड इट वुड बी फ्री टू फॉर्म इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स ओन सिस्टम। बट आर्टिकल 395 जो हमारे संविधान का लास्ट आर्टिकल है, वो क्या करता है आपको पता है, व्हाट डज आर्टिकल 395 डू, द लास्ट आर्टिकल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट डज इट से, ये बोलता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 would no longer be considered valid, ठीक है। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये दो बैकबोन थी हमारे यहाँ गवर्नेंस स्ट्रक्चर की प्री 1947। तो इन्हीं दोनों को ये रिमूव करता है, एबॉलिश करता है। क्यों करता है एबॉलिश और रिमूव, क्योंकि कल को अगर ब्रिटेन की सरकार के दिमाग में कुछ चेंज आ जाए और वो इस एक्ट को अमेंड कर दे कि नहीं हमने तो जो इनको पावर दी थी हम इस पावर को वापस लेते हैं, नाउ दे डू नॉट हैव पावर टू मेक देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसको अमेंड कर दे तो भारत की इंडिपेंडेंस तो ब्रिटेन पे डिपेंडेंट हो जाती। इसीलिए आर्टिकल 395 में इंडिया बोलता है कि हमें इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को हम नहीं मानते, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को नहीं मानते, हमारा जो सोर्स ऑफ इंडिपेंडेंस है वो हमारा संविधान ही है, और उसकी अल्टीमेट अथॉरिटी कहां से आ रही है, भारत की जनता से, ठीक है। तो ये एक बहुत रिवॉल्यूशनरी आइडिया था, क्यों, क्योंकि तब तक दुनिया में बहुत सारे दोस्त थे जो ये मानते थे कि
इवन आज भी आप देखोगे कई सारे मोनार्क्स अपनी पावर को जस्टिफाई करने के लिए भगवान का सहारा लेते हैं। ईरान में रिसेंटली प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए हैं, कौन प्रेसिडेंट चुन के आया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ब्रिटेन के एक लेजिस्लेशन था जिसमें इंडिया की गवर्नेंस के काफी सारे सिस्टम थे। बिल्कुल सही, राइसी was the person who has been elected। और वहां पे देखोगे अयतुल्ला खमेनी जो उनके सुप्रीम लीडर है, वो क्या अपनी अथॉरिटी कहां से डिराइव करते हैं? कुरान से डिराइव करते हैं। वो जनता के पावर पे विश्वास नहीं करते। यूके में देखोगे आप, जो उनकी क्वीन है वो एक हेरिडिटी पोजीशन है। इवन यूके में इतना रेडिकल स्टेप नहीं था। इसीलिए इंडिया का जो संविधान बना, दिस वाज कंसिडर्ड रिवॉल्यूशनरी। इसीलिए जो आपने सीएए एनआरसी प्रोटेस्ट रिसेंटली देखे होंगे, सीएए एंटी एनआरसी प्रोटेस्ट थे, उसमें लोग संविधान लेके अपने साथ चल रहे थे। पीपल वर वॉकिंग विद द प्रीएम्बल ऑफ इंडिया, विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पीपल रेड आउट द प्रीएम्बल। व्हाट वाज द रीजन? व्हाई वाज इट सच अ सिग्निफिकेंट थिंग? न्यू कि ये जो सरकार है, जो सरकार है, जो ये सरकार है हमारी, ये तो आती जाती रहेगी। असल में जो संविधान है उसकी शक्ति कहां से आती है? उसकी शक्ति जनता से आती है। सोवरेनिटी का भी मतलब बताऊंगा। वो आपने सुना होगा ना, जो आज साहिबे मस्तक है, जो आज साहिबे मसनद है, जो आज साहिबे मसनद है, कल नहीं रहेंगे। जो आज साहिबे मसनद है, कल नहीं रहेंगे। किराएदार हैं, ज्याती मकान थोड़ी है। व्हाट डज दिस मीन? जो आज साहिबे मसनद है, कल नहीं रहेंगे। किराएदार हैं, ज्याती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल इस देश की मिट्टी में। सभी का खून है शामिल इस देश की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सो दैट इज द आइडिया बिहाइंड दिस, दैट द सोर्स ऑफ अथॉरिटी इज वी द इंडिविजुअल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट इज वाई इन सारे प्रोटेस्ट में आपने इस चीजों को देखा होगा। ठीक है, इससे कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं चंदन। पहला तो आपका बन सकता है कि वी द पीपल की क्या सिग्निफिकेंस है? आर्टिकल 395 में किस किस चीजों को रिमूव किया गया? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। कोई बोलेगा एबॉलिशन ऑफ प्राइवेट पर्सेस को भी इसमें इंक्लूड किया गया, तो नहीं, एबॉलिशन ऑफ प्राइवेट पर्सेस इसमें नहीं इंक्लूड किया गया। ठीक है, सो दिस इज क्लियर। These are few MCQ questions that can be made from it, but more important than that, आपको बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया समझ आना चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा आ सकते हैं। ठीक है, अब अगला संविधान में आप शब्द पढ़ोगे, व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड दैट यू कैन रीड हियर? नेक्स्ट शब्द जो आपको मिलेगा, व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? वी द पीपल का मतलब समझ गए, हैविंग सोलेमली। सोलेमली मतलब हमने कसम खा ली है एकदम। वी हैव टेकन दिस सोलेम ओथ, पवित्र कसम खा ली हमने। टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ, पहला शब्द क्या है? सोवरीन। दूसरा शब्द क्या है? सोशलिस्ट। तीसरा क्या है? सेक्युलर। चौथा क्या है? डेमोक्रेटिक। देन क्या है? रिपब्लिक। इन सारे शब्दों का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इन शब्दों का क्या अभिप्राय है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स? सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है? संप्रभुता। संप्रभुता, व्हाट इज संप्रभुता? इट इज द पावर by which one can give orders to one's inferiors and one doesn't take order from any of the superiors or from equivalent people। यानी संप्रभुता क्या है? ऐसी शक्ति है जो आपको पावर देती है कमांड करने की, एंड टू एंश्योर कि जो आपकी कमांड है वो फॉलो हो सके। सो दिस इज द आइडिया ऑफ सोवरेनिटी। यानी एक पर्टिकुलर डोमेन में अगर आप कोई ऑर्डर इंस्ट्रक्शन देते हो तो उसका उस हुक्म की तामील हो, अगर आपके हुक्म की तामील होती है तो आप एक सोवरीन हो, यू आर अ संप्रभु सरकार। भारत की सरकार कोई नियम बनाती है तो वो नियम इंप्लीमेंट होगा, तो ये भारत की सोवरेनिटी है, ना ही कोई एक्सटर्नल पावर, ना ही कोई इंटरनल पावर इस सोवरेनिटी को चेक कर सके। दैट इज सोवरेनिटी। ठीक है, यस, सोवरेनिटी इज अ पावर दैट अलाउज अथॉरिटी टू गिव इंस्ट्रक्शंस एंड गेट देम एनफोर्स। ठीक है, उत्पल आई हैव रिपीटेड इन इंग्लिश। तो 1933 की एक मॉन्टेन वीडियो कन्वेंशन हुई थी, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, बट मॉन्टेन वीडियो की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, कहां पे लोकेटेड है, कौन सी कंट्री की में लोकेटेड है मॉन्टेन वीडियो, कैपिटल कहां की आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब, उरुग्वे पे लोकेटेड है, साउथ अमेरिका में। ठीक है, यस कुलविंदर, एनडीए के लिए बहुत जरूरी है। तो एक राष्ट्र है, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज अ राष्ट्र, एक राष्ट्र बनता कैसे है? हाउ इज अ कंट्री फॉर्म? ठीक है,
तो एक राष्ट्र के 4 कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स है, पीपल, टेरिटरी, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, ब्यूरोक्रेसी एंड फाइनली सोवरेनिटी। ठीक है, अगर मैं बोलूं एक कोई चीज एक राष्ट्र है, नेशन है, तो उसमें सबसे पहले क्या चीज होनी चाहिए? सबसे पहले उसमें लोग होने चाहिए, जनता होनी चाहिए। बिना जनता के कोई राष्ट्र बन ही नहीं सकता। इफ देयर आर नो पीपल, इट नो नेशन कैन बी फॉर्म। देयर शुड बी टेरिटरी, कुछ जमीन तो होनी चाहिए जिसके ऊपर वो चीज एग्जिस्ट कर रही है, लोग रह रहे हैं। देयर शुड बी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन एंड देयर शुड बी अ ब्यूरोक्रेसी जो उस एपरेटस को ऑपरेट करे। ठीक है, और फाइनली एक सोवरीन होना चाहिए जो इन सारी चीजों को मैनेज करे। अगर ये चारों चीजें हैं तो आप बोल सकते हो आपने एक नेशन बना लिया, यू हैव फॉर्म्ड अ नेशन। ठीक है, यू हैव फॉर्म्ड अ स्टेट। ठीक है, सो दिस इज क्लियर। ये जो सोवरेनिटी का आइडिया था ये कॉइन किसने किया? हु वाज द पर्सन हु कॉइन्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी? आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, कुछ पिछले सालों से पॉलिटिकल फिलोसफी पे काफी ज्यादा सवाल आ रहे हैं ना। अगर आपने सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ का पेपर देखा हो तो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि जो पॉलिटिकल फिलोसफी है। तो इसी में एक सवाल आ सकता है कि जो सोवरेनिटी शब्द है इसको मॉडर्न टाइम्स में सबसे ज्यादा किसने यूज किया? सो आंसर वुड बी देयर वाज दिस गाय कॉल्ड एज जॉन बोडेन। बोडेन वाज द पर्सन हु कॉइन्ड दिस सोवरेनिटी का आइडिया। ठीक है, सीएपीएफ, सीडीएस में स्पेशली काफी सवाल आ रहे हैं। एक्सप्लेन ब्यूरोक्रेसी। ध्रुव, ब्यूरोक्रेसी मतलब होता है नौकरशाह। जितने आपके सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो सब ब्यूरोक्रेसी के अंडर आते हैं। ठीक है, मॉडर्न के टाइम्स में भी ब्यूरोक्रेसी थी, वो सभी इसका पार्ट है। तो कॉइन किसने किया था? बोडेन वाज द पर्सन हु कॉइन्ड दिस आइडिया। ठीक है, इसके अलावा सोवरेनिटी का क्लासिक सेंस में फीचर्स क्या है कि वो किसी सुपीरियर से कोई ऑर्डर नहीं लेगा, किसी सबॉर्डिनेट से ऑर्डर नहीं लेगा। सारे के सारे उसके जो सबॉर्डिनेट्स होंगे वो उसके ऑर्डर की तालीम करेंगे, फॉलो करेंगे। और दीज आर सर्टेन फीचर्स ऑफ द क्लासिकल सोवरेनिटी। ठीक है, ये क्लासिकल सोवरेनिटी के कुछ फीचर्स हैं। अब मुझे एक बात बताओ, देखो मैं हर एक चीज करंट से लिख करूंगा, आपने हो सकता है इस तरीके से पॉलिटी कभी पढ़ी ना हो। देयर माइट बी चांसेस कि आपने पॉलिटी कभी ऐसी पढ़ी ना हो कि करंट से लिंक और ये सब जो चीजें मैं बता रहा हूं, बिकॉज आई हैव ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। ठीक है, सो इसीलिए मैं आपको करंट से भी लिंक करके बताऊंगा, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट भी दूंगा। हो सकता है आपको नया सा लगे, हो सकता है आपने कभी पॉलिटी ऐसी ना पढ़ो, बट दिस इज द वे वी कैन अंडरस्टैंड पॉलिटी। दिल में उतर जाए पॉलिटी, ऐसे इस तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, वो एंड में देखेंगे आदित्य किस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या कॉपी किया। ठीक है, ओके, ठीक है, सो दिस इज क्लियर। और इंडिया, इज इट स्टिल सोवरीन और नॉट? बताओ जरा कमेंट करके। देखो क्या क्या चैलेंजेस है सोवरेनिटी में। हमने क्या बोला था? इट इज वन पावर जो किसी से दूसरे से ऑर्डर नहीं लेती और अपने ऑर्डर को इंप्लीमेंट करवाती है। बट आज के टाइम में आप क्या देखोगे? भारत सरकार है, उसको क्या, यूएसए को, पहले वो याद करो कोविड जब शुरू हुआ था तो हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन का मुद्दा चला था। यूएसए को इंडिया ने बोला पहले हम नहीं देखेंगे। फिर इंटरनेशनल प्रेशर आया, अंतरराष्ट्रीय दबाव आया, और भारत ने क्या बोला कि हम एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, सिमिलरली भारत ने बोला कि हम वैक्सीन को दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने लगे, और रीजन क्या दिया कि हमने पहले ही कमिट कर दिया है इंटरनेशनली कि हम एक्सपोर्ट्स करेंगे, और इसलिए इंडिया ने वैक्सीन एक्सपोर्ट करी। सो क्या ये तो एक तरीके से क्या हो रहा है, भारत की सरकार अपने बेसिस पे डिसीजन नहीं ले रही, दूसरों के कहने पे ले रही है। तो ग्लोबलाइजेशन और मल्टीलेटरलिज्म, इंडिया ने काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किए हैं, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे। तो भारत में अभी भी क्या है, अगर कोई ऐसी मेडिसिन आएगी उस पर आईपीआर प्रोटेक्शन मिलेगी तो उस पर रॉयल्टी देनी पड़ेगी। इसीलिए ऐसा बोला जा रहा है कि कई सारी मेडिसिन के प्राइस काफी ज्यादा है, बिकॉज उस पर रॉयल्टी लेती है कंपनियां, और भारत को ये रॉयल्टी लगवानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि इंडिया डब्ल्यूटीओ का मेंबर है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, सो अगर भारत चाहता तो इसको हटा सकता था आईपीआर को, और अपनी मेडिसिन के दाम कम करवा सकता था, बट भारत नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एक डब्ल्यूटीओ का वो सिग्नेटरी है। सिमिलरली कई सारी और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस का वो मेंबर है, और उन ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा जो बनाए गए नियम है उसका उसको पालन पालन करना पड़ता है। सो ये तो एक तरीके से दिखा रहा है कि भारत स्वतंत्र नहीं है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिसाइड कर रही है कि भारत क्या नियम बनाएगा। दूसरा क्या, ऐसा भी नहीं है, सोवरीन कौन है इंडिया में? हु इज द सोवरीन इन इंडिया? हु इज द सोवरीन पर्सन इन इंडिया? क्या वो लेजिस्लेटिव है, क्या वो एग्जीक्यूटिव है, क्या वो जुडिशरी है? ऐसा कोई स्लोगन नहीं था, आखिर वो मैंने बनाया हुआ है अभी। ठीक है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, 3 इंस्टीट्यूशन है। लेजिस्लेटिव, अगर पार्लियामेंट कोई नियम बनाता है
कल को वो पार्लियामेंट का बनाया हुआ नियम भी कोर्ट में जाके चैलेंज किया जा सकता है और कोर्ट में जाके चैलेंज करके उसको स्ट्राइक डाउन किया जा सकता है। सिमिलरली अगर सरकार की ब्यूरोक्रेसी ने, नेता ने कोई नियम बनाया, वो कल को जाके जुडिशरी में चैलेंज हो सकता है। जुडिशरी का अपॉइंटमेंट में लेजिस्लेटिव का बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जीक्यूटिव का भी रोल होता है, बिकॉज जुडिशरी के अपॉइंटमेंट कर लेके लेजिस्लेटिव भी नियम बना रहा है, एग्जीक्यूटिव भी इन्वॉल्व होता है। सो एक तरीके से क्या है, इंडिया में देयर इज नो वन सेंटर ऑफ सोवरेनिटी, देयर इज व्हाट इज कॉल्ड एज द बैलेंस ऑफ पावर, देयर इज प्लूरल सोवरेनिटी। ठीक है, एक इंस्टीट्यूशन ऑफ सोवरेनिटी नहीं है, मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस है। सो द आइडिया ऑफ मॉडर्न डे सोवरेनिटी इज प्लूरल। सिमिलरली रिलीजन की डोमेन में भारत की सरकार कोई नियम नहीं बनाएगी। आप पूजा कैसे करते हो अपने घर के अंदर, भले आप काले रंग का टीका लगाते हो या पीले रंग का टीका, सरकार इसमें कुछ नहीं कहेगी। उसमें जो आपके रिलीजियस गुरु हैं वो जो आपसे कहेंगे आप उस इंस्ट्रक्शन को मानोगे। सो दैट इज प्लूरल सोवरेनिटी का आइडिया। मल्टीपल सेंटर्स ऑफ अथॉरिटी हो चुके हैं अलग अलग डोमेन में। ठीक है, ओके। सो जैसे अगर दवाई कौन सी लेनी है तो वो आपका पंडित जो बताएगा वो दवाई नहीं लोगे, आप वो दवाई लोगे जो डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा। सो हर एक डोमेन में सोवरेन अथॉरिटी बदल चुकी है। सो दैट इज व्हाई वी हैव प्लूरल सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट नाउ। ठीक है, प्रेसिडेंट सुपीरियर नहीं है बेटा, प्रेसिडेंट का जब चैप्टर पढ़ोगे तब क्लियर करेंगे प्रेसिडेंट की बात को। ठीक है, सो ये फंडा क्लियर हो गया, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको। सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या चैलेंजेस बोले जा रहे हैं प्रेजेंट टाइम में सोवरेनिटी के, और तो क्या इंडिया अभी भी सोवरेन है? यस, इंडिया इज स्टिल सोवरेन। इंडिया अभी भी एक सोवरेन राष्ट्र है। क्यों है? क्योंकि चाहे डब्ल्यूटीओ का मेंबर बनना हो, चाहे उस प्रेशर को एक्सेप्ट करना हो, अल्टीमेटली तो भारत की सरकार ने डिसीजन लिया ना कि हम डब्ल्यूटीओ ज्वाइन करेंगे। हम भारत की सरकार ने रिसेंटली ये भी तो डिसीजन लिया था कि हम आरसेप ज्वाइन नहीं करेंगे, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप हमने ज्वाइन नहीं किया इंस्पाइट ऑफ सो मच इंटरनेशनल प्रेशर, क्योंकि हमें लगा हमारे लार्जर इंटरेस्ट में नहीं है। सो इंडिया सोवरेन इसलिए है क्योंकि भले ही हम इन सब प्रेशर्स, इन सब चीजों का पार्ट हो, बट वी हैव बिकम अ पार्ट ऑफ देम बाय चॉइस। ठीक है, सो ये चीज क्लियर हुई आपको कि इंडिया सोवरेन है या नहीं है। ये आपका एसएसबी में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा और आपका पेपर 2 सीएपीएफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि प्रेजेंट संविधान, क्योंकि इंडिया आपको पता है 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करेगा इस बार। 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया इज गोइंग टू सेलिब्रेट दिस टाइम अराउंड, और इस पे आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन। ठीक है, मल्टीलेटरलिज्म का मतलब है कि यूएन जैसी ऑर्गेनाइजेशंस ग्लोबल गवर्नेंस जो करती है। ठीक है, आयुष कोई बात नहीं। अब रिसेंट करंट में क्या क्या चल रहा है, देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज पत्थलगड़ी मूवमेंट। ये क्या था? पत्थलगड़ी मूवमेंट के बारे में किसी ने सुना है? करंट अफेयर्स का सवाल है। ये क्या था पत्थलगड़ी मूवमेंट? झारखंड के क्षेत्र में कई सारे विलेजेस ने अपने यहां ऐसे पत्थर गाड़ दिए। क्लासिक सेंस का मतलब अंश, ये जो तुम क्लासिक माइल्ड एडवांस वाला समझ रहे हो वो वाला क्लासिक नहीं है बेटा। आई कैन अंडरस्टैंड तुम्हारी भावनाओं को, बट ये क्लासिक माइल्ड एडवांस वो वाला क्लासिक नहीं है। ये क्लासिक है, जो ओरिजिनल आइडिया था वो ये था कि कोई एक ऐसी अथॉरिटी होगी, एक सिंगुलर अथॉरिटी होगी जो किसी सुपीरियर से ऑर्डर नहीं लेगी और जिसके खुद के दिए गए ऑर्डर सबके द्वारा फॉलो किए जाएंगे। ठीक है, कर सकते हो सौरभ। ठीक है, बट टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है, सो व्हाट इज पत्थलगड़ी? इसमें झारखंड के कई सारे गांवों ने क्या किया, इस तरीके से पत्थर लगाए। ठीक है, और उन पत्थरों पे लिख दिया कि यहाँ पे भारत की सरकार का कोई नुमाइंदा ना है, यहाँ पे हम अपना इंडिपेंडेंट राज करेंगे। और कई सारे गांवों में झारखंड में ये चीज चली। तो ये क्या, एक तरीके से भारत की सोवरेनिटी को चैलेंज था और ये खुद को सोवरेन मार रहे थे। रिसेंटली न्यूज में था, दिस वाज वन ऑफ द चैलेंजेस ऑफ सोवरेनिटी। इसको इवेंचुअली क्रश किया गया भारत की सरकार के द्वारा और आज ये मूवमेंट खत्म हो चुका है। विलेजेस में था, काफी सारे गांव वाले बोल रहे थे कि भारत की सरकार ने हमारी कोई मदद नहीं करी, इसलिए हम भारत की सरकार को नहीं सुनेंगे। ठीक है, कोसोवो में भी सिमिलरली। कोसोवो क्या है? व्हाट इज कोसोवो? कोसोवो इज अ प्लेस इन ईस्टर्न यूरोप। तो यहाँ पे ये लोग क्या कहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट है, बट इनको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया, तो इसलिए अभी ये ट्रू सोवरेनिटी नहीं है। सिमिलरली स्पेन का ये जो कैटालोनिया प्रोविंस है, ये सारे क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, हवा में नहीं बताऊं। ये एक बार शायद सीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम में पेपर में आ चुका है कि ये कैटालोनिया का एरिया कहां पे था जहां पे रिसेंटली रेफरेंडम करवाया गया। ठीक है, तो कैटालोनिया रीजन कहां पे था? इट वाज इन पार्ट ऑफ स्पेन। स्पेन का एक रीजन था, यहाँ पे रेफरेंडम कराया गया जिसमें लोगों से पूछा गया कैटालोनिया के कि आप सेपरेट देश चाहते हैं स्पेन से अलग या नहीं। तो कई सारे लोगों ने हाँ बोला, बट क्योंकि स्पेन की सरकार ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया था, इसलिए इसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया। सिमिलरली वेस्ट एशिया में आप जाओगे तो देयर इज दिस पॉपुलेशन ऑफ कर्ड्स जो टर्की, ईरान, इराक इस एरिया में स्प्रेड आउट है, सीरिया में, इन राष्ट्रों के अक्रॉस स्प्रेड आउट है। तो ये कर्ड्स भी अपना एक सेपरेट देश बनाना चाहते हैं जिसको वो बोलते हैं कर्डिस्तान। बट आज तक ये एग्जाम ये कर्डिस्तान नहीं बन पाया और ये लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं कर्डिस्तान के लिए। तो ये कहां पे?
टर्की, ईरान, इराक और सीरिया, इसके जो इंटरसेक्शनल वाला एरिया, वहां पे ये लोग कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ रिसेंट चीजें चल रही हैं सोवरेनिटी को लेकर दुनिया में। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। बिल्कुल दही वाला ही दही है, स्पेलिंग अलग है बस। ठीक है, शेयर करने का लिंक मैं आपकी स्क्रीन पे दे रहा हूं, आप उसको शेयर कर सकते हो। सो ये है पत्थलगड़ी मूवमेंट का, ऐसे पत्थर गाड़ दिए गए थे। एक और महाराज है हमारे यहाँ भारत में, आपको पता है विभिन्न प्रकार की मौजें होती रहती हैं। एक मौज है ये बाबा। ये बाबा को जानते हो कोई? जानते ही होगे। ये बाबा बहुत यूनिक इंसान है। ये क्या करते हैं, इन्होंने बोला कि भारत के देश में ही मजा नहीं आ रहा, मैं अपना ही देश बना लेता हूं। तो ये नित्यानंद स्वामी है, इन्होंने बोला कि मैं अपना ही देश बना लूंगा। इन्होंने बोला मैं एक देश बनाता हूं अपना, कैलाशा। इन्होंने अपना ही देश बना दिया कैलाशा, और उसका पासपोर्ट भी इशू करने लगे। ठीक है, सो इन्होंने एक आइलैंड एक्वाडोर के पास, साउथ अमेरिका के पास एक आइलैंड है, वहां पे एक आइलैंड लिया और बोला कि ये तो मेरा देश है। एक अपना देश ही क्रिएट कर दिया उन्होंने। मतलब देश नहीं हो गया कि अपनी डालगोना कॉफी हो गई, हर कोई अपने तरीके से बना रहा है। ठीक है, सो बनाया। अगेन इट इज नॉट अ सोवरीन कंट्री, ये सोवरीन नहीं होगी। क्यों? भले ही इन्होंने जोश जोश में पासपोर्ट छाप दिया, ये छाप दिया, पर फिर भी ये एक्वाडोर के देश के अंदर सिर्फ एक आइलैंड है। इट इज नॉट अ कंट्री, क्योंकि इसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन नहीं है। इट डज नॉट हैव इट्स ओन सिस्टम, इट इज जस्ट एन आइलैंड अंडर द एक्वाडोर का कंट्री। ठीक है, तो ये कैलाशा इनके द्वारा बनाया गया। इट इज नॉट अ सोवरीन, तो देश खरीदने से देश नहीं बन जाता। ठीक है, ओके, ठीक है, बिल्कुल। अगला शब्द, तो सोवरेनिटी का आइडिया सब समझ गए। सोवरेनिटी का आइडिया सारे सब बच्चे समझ गए। व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड जो हमारे संविधान में आता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign। नेक्स्ट शब्द क्या आता है? सोशलिस्ट। अब जो सोशलिस्ट शब्द है, ये हमारे संविधान में शुरू से नहीं था। दिस वर्ड वॉज नॉट प्रेजेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन सिंस द बिगिनिंग। हमारे संविधान में जो प्रियम्बल है, इसको अमेंडमेंट के द्वारा इसमें काफी वर्ड्स ऐड किए गए। हाउ वर दीज वर्ड्स एडेड? तो इसके लिए संविधान में चेंज किया गया। विच वॉज द अमेंडमेंट? इट वॉज द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा, 1975-76 के द्वारा थ्री वर्ड्स वर एडेड। व्हाट वर द थ्री वर्ड्स? हमारे संविधान को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया गया। 42nd अमेंडमेंट के द्वारा हमारे संविधान में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में उसका प्रोडक्शन शुरू कर दिया गया। वर्ड क्या क्या ऐड किए गए? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, दीज वर द वर्ड्स। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हमारे संविधान में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के एक्ट के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई। ये अमेंडमेंट आया तो किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे आया? दिस अमेंडमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी? सो आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे इंदिरा गांधी के टाइम पे, उनकी कमेटी फॉर्म हुई और उनकी कमेटी की रिकमेंडेशन पे ये शब्द इंट्रोड्यूस किए गए थे। इसके अलावा स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे ही फंडामेंटल ड्यूटीज भी इंट्रोड्यूस की गई थी। जो ये शब्द सोशलिस्ट है, ये इंस्पायर कहां से हुआ था? दिस वर्ड, जैसे हमने देखा जो प्रियम्बल का आइडिया है वो यूएसए के डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस से इंस्पायर हुआ। ये जो सोशलिज्म का आइडिया ये कहां से इंस्पायर हुआ? दिस वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम द यूएसएसआर। रशिया जो मॉडर्न डे है उससे इंस्पायर हुआ था ये सोशलिज्म का आइडिया। ठीक है, ओके। अमेंडमेंट पे एक लास्ट क्लास है, उसमें हम अमेंडमेंट देखेंगे। अभी तक जो जो अमेंडमेंट यहाँ पे आ रहे हैं उनको हम अंडरस्टैंड करते जाएंगे। ठीक है, हम इंडिया एक इंटरनेशनल सोवरेनिटी कुछ नहीं होती, इंडिया सोवरेनिटी जनरल होती है। तो सोवरेनिटी इंडिया सोवरीन है, बिल्कुल ठीक है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बहुत सारे चेंज उसके थ्रू संविधान में किए गए थे। ठीक है, सो दिस इज क्लियर, इतना फंडा क्लियर हुआ। व्हाट इज सोशलिस्ट कहां से इंट्रोड्यूस किया गया? 42nd अमेंडमेंट से किया गया, किसकी रिकमेंडेशन पे किया गया? स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे किया गया। कहां से इंस्पायर हुआ? यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर हुआ, पहली चीज। तो क्या ये शब्द शुरू में हमारे संविधान में था? आंसर इज नो। तो क्यों नहीं था शुरू में? ऑल्दो 1955 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अवधि सेशन में, अवधि रिजोल्यूशन में बोला गया था कि इंडिया अपनी इकोनॉमी को सोशलिस्ट लाइंस पे ले जाएगा। सो इट वाज कंसीडर्ड इम्प्लिसिटली कि हमारा संविधान एक सोशलिस्ट वे ऑफ लाइफ को अडॉप्ट करेगा। आपको पता होगा सेकंड 5 ईयर प्लान इंडिया का किस नाम से जाना जाता है? व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया? विधान रोज 10 PM पे नाइटफॉल की क्लास होती है, उसमें क्वेश्चन ही प्रैक्टिस होते हैं। तो आप उस क्लास में आ जाओ, आपको क्वेश्चन की इतनी संख्या मिलेगी, मजा आ जाएगा। और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, तो बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन मिलता है। सेकंड 5 ईयर प्लान का नाम कोई बताओ, एक पॉपुलर नेम है, एनडीए में क्वेश्चन आ चुका है।
सेकेंड 5 ईयर प्लान को क्या बोला जाता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? यस, महालनोबिस मॉडल। महालनोबिस एक पर्सन थे, इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट के फाउंडर भी रहे। स्टैटिस्टिक्स में उन्होंने काफी ज्यादा काम किया। तो उनके द्वारा जो ये प्लान स्टार्ट किया गया, पीसी महालनोबिस के द्वारा, उनके द्वारा जो प्लान सेकंड 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ था, इट वाज आल्सो कॉल्ड एज महालनोबिस मॉडल। और इसमें क्या था, एक रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने का आइडिया था। नेहरू जी का जो सोशलिस्ट आइडिया था इंडस्ट्री लेड ग्रोथ का, उसको इसमें पुश किया गया था। हैवी इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 का, उन सबसे इंस्पायर हुआ था। सो एक तरीके से इसने स्टेट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट किया था। ठीक है, आईएसआई का पापा था बिल्कुल पीसी महालनोबिस। ठीक है, बिल्कुल जो अवार्ड दिया गया था रिसेंटली, वो महालनोबिस साहब के नाम पे ही दिया गया है। ठीक है, करंट अफेयर्स में हम डिस्कस करेंगे। और सो सेकंड 5 ईयर प्लान महालनोबिस मॉडल, और उसमें ये सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ इंडिया को काफी ज्यादा पुश दिया गया था। ठीक है, नाइटफॉल टेलीग्राम पे अवेलेबल है, संजीव जाके अटेंड कर लो, टेलीग्राम पे पीडीएफ अवेलेबल है। तो सोशलिज्म के बारे में, सोशलिज्म है क्या? कोई जानता है व्हाट इज सोशलिज्म? एनीबडी नोज व्हाट इज सोशलिज्म? ठीक है, प्रचंड सेकंड वीक ऑफ जुलाई से आ रहा है कीर्ति, मैं उसको टेलीग्राम पे नोटिफाई कर दूंगा व्हेनेवर द सीरीज गोज लाइव। ठीक है, सोशलिज्म क्या है? डज एनीवन नो? टेलीग्राम चैनल का नाम है बेटा @SSP_सक्सेस। टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लोगे, आपको मिल जाएगा, गो एंड ज्वाइन इट। समाजवाद, बिल्कुल, ये तो हिंदी ट्रांसलेशन हो गया। व्हाट इज द आइडिया ऑफ सोशलिज्म? देखो, सोशलिज्म का आइडिया इतना ज्यादा मॉर्फ हो चुका है कि इट इज लाइक अ हैट दैट हैज लॉस्ट इट्स शेप बिकॉज एवरीवन वियर्स इट। सोशलिज्म एक टोपी की तरह है जिसका शेप खराब हो चुका है। क्यों? क्योंकि उसको हर कोई पहनता है। तो जिसका सर जिस शेप का होता है, ये टोपी उस शेप में आ जाती है। इंडिया भी खुद को एक सोशलिस्ट इकोनॉमी मानता है, चाइना भी खुद को एक सोशलिस्ट इकोनॉमी मानता है। सो सोशलिज्म ऐसा आइडिया है। बर्नी सैंडर्स जो यूएसए में प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़े हुए थे, वो भी खुद को सोशलिस्ट मानते हैं। नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन भी खुद को सोशलिस्ट मानते हैं। तो चाहे किम जोंग उन और चाहे बर्नी सैंडर्स, इनमें तो जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन दोनों ही खुद को सोशलिस्ट बोलते हैं। अवधि रिजोल्यूशन था, अवधि एक जगह थी जहां पे 1955 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक रिजोल्यूशन पास किया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि वो भारत को एक सोशलिस्ट डायरेक्शन में ले जाएंगे। नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, ओके, ठीक है। सो सोशलिज्म की मल्टीपल फॉर्म्स है। हमारे संविधान में जो सोशलिज्म एक्सेप्ट किया गया है, जो इंडियन सोशलिज्म है, दैट इज, ये कोर्ट केस था डीएस नकारा का, सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया। उसमें बोला जो इंडियन सोशलिज्म है वो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, और ये गांधीयन सोशलिज्म की तरफ काफी ज्यादा झुका हुआ है। उसने बोला जो हमारे सोशलिज्म का आइडिया है, ये इगैलिटेरियनिज्म की तरफ जाएगा। इगैलिटेरियनिज्म का मतलब इक्वालिटी बेस्ड आइडिया होगा। हमारा सोशलिज्म जो है वो इक्वालिटी बेस्ड होगा। इक्वालिटी किस चीज में? सोशल ऑर्डर में। नॉट इकोनॉमिक इक्वालिटी, सोशल ऑर्डर में। यानी सामाजिक रूप से कोई ऊपर और सामाजिक रूप से कोई नीचे नहीं होना चाहिए। सामाजिक रूप से हर कोई सेम पोजीशन पे होना चाहिए। सोशल ऑर्डर पे इक्वालिटी होनी चाहिए। यानी बेसिकली कास्ट सिस्टम की, एक ऊंचा जात पैदा हुआ, एक नीचा जात, मेल फीमेल में इक्वालिटी, अमीर गरीब में इक्वालिटी होनी चाहिए। जैसे आपको पता है आर्टिकल 326 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किससे डील करता है? डीएस नकारा एक पर्सन थे जो कोर्ट गए इस मामले को लेके। आर्टिकल 326 किस चीज से डील करता है? आर्टिकल 326 बताओ बेटा। इट डील्स विद यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज तान्या बना रखी है बेटा, आप जाके सर्च करो, डेयर टू ड्रीम का एपिसोड 2, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, इट डील्स विद यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी जो भी भारत का नागरिक है, अगर वो 18 साल से प्लस है तो उसको वोट देने का अधिकार है। और 1 पर्सन 1 वोट, चाहे आप अंबानी हो, चाहे आप अंबानी के ड्राइवर हो, आपका एक वोट ही होगा। हर किसी 1 पर्सन वुड हैव 1 वोट एंड 1 वोट वुड हैव 1 वैल्यू। ठीक है, सो दैट इज प्रेजेंट इन आर्टिकल 326। ठीक है, सो आर्टिकल 326 क्या चीज है, ये क्लियर हो गई सबको? तो भारत का जो सोशलिज्म है वो सोशल ऑर्डर को, इक्वालिटी प्रमोट करने की बात करता है। इकोनॉमिकली भी सोशलिज्म इंडिया में था। वो सेकंड 5 ईयर प्लान याद करो, सेकंड 5 ईयर प्लान, उसमें हमने क्या बोला कि इंडस्ट्रीज सरकार लीड करेगी। तो उस समय जो सोशलिज्म था कि जितनी ज्यादा से ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो सरकारी कंट्रोल में होनी चाहिए। तो उस समय हमारे देश में जो सोशलिज्म था वो इकोनॉमी पे भी बेस्ड था। ठीक है, मेरे नोट्स आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे बेटा, ये पीडीएफ मिल जाएगी, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आप हैंड रिटन नोट्स बनाओ अपने। क्लास के साथ साथ रनिंग नोट्स बनाओ, जो बोल रहा हूँ उसको नोट करते रहो, उससे आपकी काफी चीजें अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, दुष्यंत वो इकोनॉमी की क्लास के टाइम पे करेंगे 5 ईयर प्लान। अभी जो जो 5 ईयर प्लान इंपॉर्टेंट आते रहेंगे, मैं साइड बाय साइड डिस्कस करता रहूंगा। ठीक है, तो देखो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट सिस्टम्स हैं जिनमें आप कंफ्यूज हो जाते हो।
कम्युनिज्म, सोशलिज्म, फासिज्म, कैपिटलिज्म, ये कुछ इजम्स है। इजम्स मतलब क्या होता है? इजम्स मींस पॉलिटिकल फिलोसफीज। इजम इज अ फिलोसफी, साइंस एक तरीके की, ठीक है। सो कम्युनिज्म और सोशलिज्म में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो हाउ टू रिमेंबर द डिफरेंस? कम्युनिज्म में क्या है, आपके पास दो गायें हैं, ठीक है, आपके पास दो गायें हैं, सरकार ने आपसे दोनों गायें छीन ली आपकी, ठीक है, और गाय छीन ली, आपके पड़ोसी पे भी दो गायें थी, आपके पड़ोसी की भी दो गाय सरकार ने छीन ली। अब सरकार ने खुद उस गाय का दूध निकाला और बाद में थोड़ा सा दूध आपको दे दिया। सो दिस इज कम्युनिज्म। कम्युनिज्म में क्या होता है? देयर इज स्टेट ओनरशिप ऑफ एवरीथिंग। स्टेट ओन करती है सब कुछ, इंडिविजुअल्स डोंट ओन एनीथिंग। इट इज अ सिस्टम दैट डज नॉट बिलीव इन प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है। ठीक है, सो कम्युनिज्म में क्या है, आपके पास दो गाय थी, सरकार आपसे गाय छीन के ले गई, आपकी गाय का दूध निकाला और बदले में आपको सर्वाइव करने के लिए दूध प्रोवाइड कर दिया। यू हैव नो ओनरशिप ओवर एनीथिंग, सो दैट इज कम्युनिज्म। ये जो सोवियत यूएसएसआर था, दैट वर्कड ऑन दिस कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी इन द इनिशियल ईयर्स। नॉर्थ कोरिया में भी अभी तक ये कम्युनिज्म बहुत ज्यादा प्रचलित है, ठीक है। ओके, ठीक है, ओके, ठीक है। सो दिस इज क्लियर, कम्युनिज्म का फंडा क्लियर हो गया। नेक्स्ट है सोशलिज्म का फंडा। सोशलिज्म का फंडा बेसिकली क्या है, आपके पास दो गाय हैं, आपका पड़ोसी बेचारा भूखा नंगा रहता है, उस पर एक भी गाय नहीं है, और कोई सरकार है, तो सरकार आपके पास गई, आपसे रिक्वेस्ट करी उसने कि यार रिसोर्सेज को रिडिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। आपके पास दो गाय हैं, चार गाय हैं सपोज, आपको तो सिर्फ दो काम से ही आपका काम चल जाएगा, तो आप दो गाय रख लो, दो गाय हमें दे दो और हम इस पर्सन को ये गाय दे देंगे। तो देयर इज दिस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन दिस। सोशलिज्म में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होता है, ताकि हर एक के पास फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ऑल अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। तो जितनी जरूरत है उस जरूरत के मुताबिक हर किसी को रिसोर्सेज दे दी जाती है। दैट इज सोशलिज्म। कैपिटलिज्म क्या होता है? व्हाट इज कैपिटलिज्म? सोशलिज्म का ही प्रभाव था कि जमींदारी खत्म की गई, बिल्कुल सही जवाब। एबॉलिशन ऑफ जमींदारी एक्ट क्यों आए थे? देवर इंस्पायर्ड बाय द सोशलिस्ट आइडिया, कि किसी इंसान के पास खूब सारी जमीन है तो उससे थोड़ी जमीन छीन ले लो और बाकियों को दे दो। दैट वाज द सोशलिस्ट आइडिया, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का जो आइडिया होता है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल से ज्यादा इक्विटेबल, यानी न्यायपूर्ण, न्याय सम्मत रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। नॉट एसेंशियली सारी उंगलियों को काट के बराबर कर दो, बट हाँ ऐसा रखो कि वो जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। सो दैट इज सोशलिज्म का आइडिया। कैपिटलिज्म में क्या होता है, आपके पास दो गाय थी, ठीक है, आपने एक गाय बेच दी, उसके बदले आप बुल ले आए, फिर आपने बुल और गाय को कमरे में बंद की और चाबी खो दी, तो पार्टी हो जाए। तो बुल और गाय की पार्टी हुई, उन्होंने काफी सारे बच्चे पैदा किए, काफ। अब आपने क्या किया, काफ को बेचना शुरू किया, पैसे कमाए, उस पैसों से और ज्यादा गाय खरीदी, और इस तरीके से आपने खूब सारा पैसा जनरेट कर लिया अपने पास, और फिर उस पैसे से मौज ली जिंदगी की, ठीक है। सो दैट इज व्हाट, दिस इज कैपिटलिज्म। गाय थी दो, एक गाय बेची, उसके बदले बुल ले आए, इनके बच्चे पैदा कराए, फिर ऊंचे दामों में उनके बच्चों को बेचा, पैसा कमाया, जेब भरी अपनी, और फिर इंजॉय करा, दूध पिया दबा के, ठीक है। बिल्कुल, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटलिज्म, ठीक है। ठीक है, सो दिस इज क्लियर, ये हो गया कैपिटलिज्म। यूएसए की जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी थी वो इस फ्री मार्केट कैपिटलिज्म को बिलीव करती थी। एडम स्मिथ इस तरीके के कैपिटलिज्म के फादर माने जाते हैं, एडम स्मिथ। जो कम्युनिज्म की फिलोसफी है, इसके फादर किसको माना जाता है? कार्ल मार्क्स एंड एंगल्स को। कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? दास कैपिटल। एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई किताब का नाम क्या है? द वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे इन पे, कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है। स्पेशली अगर आप एफकैट दे रहे हो तो ये बुक के क्वेश्चन और ये फिलोसफी के फादर्स आप पे एग्जाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं। प्राइवेट ओनरशिप कैपिटलिज्म में सबसे ज्यादा प्रमोट की जाती है, ठीक है। सो कैपिटलिज्म का फंडा क्लियर हो गया। नेक्स्ट है फासिज्म। फासिज्म आज के टाइम में, भले ही ऐसा बोला जाए कि ये सरकार फासिस्ट है, ये वो है, आज के टाइम में फासिज्म कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा। मोस्टली जो हिटलर था, हिटलर और मुसोलिनी, इटली में जो था, उनकी जो सरकारें थी उनको फासिस्ट रिजीम माना जाता है। स्पेशली मुसोलिनी की जो सरकार है वो एकदम टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है फासिज्म का। फासिज्म में क्या होता था, आपके पास दो कहां, इसमें राष्ट्र को सबसे ऊपर, राष्ट्र सर्वोपरि, इस तरीके के हाई फाई नारे दिए जाते थे। बोला जाता था राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र से ऊपर कोई नहीं है, ठीक है। तो सरकार क्या कहेगी कि राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दो, अपना सब कुछ राष्ट्र को बलिदान कर दो। डोंट आस्क व्हाट द कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री।
इस तरीके की मिसलीडिंग जो आइडिया होता था फासिज्म में, उसमें अगर आपके पास दो गाय भी हैं, आपसे वो दोनों गाय सरकार छीन लेगी और उसके बदले इन गाय का दूध निकालेगी और वो दूध आपको बेचेगी, उसके बदले भी आपसे पैसा लेगी। मतलब दोनों नहीं, हाथ पैर मुंह, सरकार का सब कुछ घी में होता है, सरकार का हाथ, दोनों हाथ, मुंह, आंख, बाल, सब कुछ घी में होता है, और जो बेचारा नागरिक होता है उसका सब कुछ गटर में होता है। बिकॉज उससे बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट की जाती हैं कि तुम टैक्स दोगे, तुम फ्री में सर्विस करोगे सरकार को, और सरकार बदले में ऐसा कुछ स्टेप आपके लिए स्पेशल नहीं लेती। तो दैट इज फासिज्म। बहुत ही आयरन विल के साथ इसमें रूलर गवर्न करता है। कम्युनिज्म में तो फ्री में दूध मिल रहा था, आपसे पैसे नहीं मांगे गए थे, यहाँ आपसे पैसे भी मांगे जाएंगे दूध के। ये डिफरेंस है कम्युनिज्म और फासिज्म में, ठीक है। ट्रेडिशनल कैपिटलिज्म की जो बुक है वो है वेल्थ ऑफ नेशंस, वो लिखी है एडम स्मिथ के द्वारा। ही इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है। ओके, ये क्लियर हो गया। तो क्या प्रेजेंटली भारत एक सोशलिस्ट राष्ट्र है? क्या भारत एक सोशल, हमारा संविधान तो सोशलिज्म शब्द यूज करता है। इनकम सोर्स कुछ नहीं रहता, सरकार की कृपा रहती है। कार्ल मार्क्स की बुक का नाम है दास कैपिटल। कार्ल मार्क्स की बुक है, ठीक है। तो इंडिया सोशलिस्ट है या नहीं है? फासिज्म में दादागिरी चलती है, ठीक है। तो प्रेजेंट देखो, आपको पता होगा 1991 में मनमोहन सिंह साहब ने एक बजट पेश किया था पीवी नरसिम्हा राव जी की स्टुअर्डशिप में। उसमें उन्होंने बोला था नोबडी कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैड कम, नोबडी कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। और वो आइडिया क्या था? एलपीजी रिफॉर्म्स का। एलपीजी रिफॉर्म्स क्या होता है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो 1991 के बाद जो हमारी जनरेशन है, दैट इज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस, दे आर बोर्न आफ्टर दिस 1991 का एलपीजी रिफॉर्म्स। तो हमने कभी सोशलिस्ट इकोनॉमी देखी नहीं। हम क्या सोचते हैं कि अरे फोन चाहिए या सिम खरीदना है, कोई नहीं, दुकान में गए, भैया ये सिम दे दो, जियो का दे दो, वोडाफोन आइडिया का दे दो, या किसी का भी दे दो, सिम दे दो, और सिम मिल गया, तुरंत फोन में लगाया। इतना सस्ता कॉल रेट है, इतना सस्ता डेटा रेट है कि बच्चे शुरू से रात तक अपने बाबू सोना से ही बातें करते रह जाते हैं। एक जमाना था जब ये बाबू सोना से अपनी बात करने के लिए आपको पीसीओ में खड़ा होना पड़ता था, लंबी लंबी कतारें होती थी, रेट इतना ज्यादा होता था कि बाबू सोना का हाय के बाद अगला शब्द देने के लिए आपको अपने 2 टाइम के खाना न्यौछावर करना पड़ जाए। आज जैसा नहीं कि बस 10 घंटे उससे ही लगे पड़े हैं और बैलेंस 1 रुपया कम नहीं हो रहा, ठीक है। सो दैट वाज द हाइट ऑफ सोशलिज्म, बिकॉज जो प्राइसेस थे वो स्टेट कंट्रोल थे। दैट वाज द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिज्म। आज क्या फ्री मार्केट चलता है, तो अगर आप 1 रुपए दोगे तो सब लोग माइग्रेट कर देंगे आपकी सर्विस से दूसरी सर्विस पे। सो दिस वाज द आइडिया ऑफ सोशलिज्म। आज गए सिम खरीदा है, उस समय 2-2 साल तक की वेटिंग होती थी इवन फॉर अ गैस कनेक्शन, ठीक है। सो दैट वाज ऑल सोशलिस्ट आइडियाज। तो एलपीजी रिफॉर्म से उन सब सोशलिस्ट आइडियाज को रिमूव करने की कोशिश की गई इकोनॉमी से। ग्रेजुअली इंडिया की इकोनॉमी को ओपन किया गया, प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ किया गया, इंटरनेशनल फर्म्स को अलाउ किया गया, लाइसेंस कोटा इंस्पेक्टर राज को कम किया गया। तो इसलिए कई लोग बोलेंगे कि इंडिया में सोशलिज्म आज खत्म हो चुका है। इवन रेलवेज को जब प्राइवेटाइज करने की बात आजकल चल रही है, इवन ऐसी बात चल रही है कि हम हॉस्पिटल्स, जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, उसको हम पीपीपी मोड में लेके जाएंगे। ऑलरेडी जब हम अपने हाईवेज को पीपीपी मोड और प्राइवेटाइज कर चुके हैं। सो कई बार ये सवाल उठता है कि इंडिया क्या अभी भी सोशलिस्ट है, ठीक है। क्या इंडिया अभी भी सोशलिस्ट है? ये करंट के क्वेश्चन है आपके। दीज ऑल क्वेश्चंस, अगर आपको ये बैकग्राउंड पता है तो आप, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं ये बात कि डेली जो 1 टू डे चीजें पढ़ोगे वो आपको उतना अच्छा आइडिया नहीं देंगे अनलेस आपका बैकग्राउंड क्लियर है। करंट वुडंट बी एबल टू हेल्प यू मच। अब जो ये रेलवेज का प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, एलआईसी, काफी सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, उसको अगर आप इस कंटेक्स्ट में देखोगे कि हमारे प्रियम्बल की क्या वैल्यू है और यहाँ पे क्या हो रहा है, देन यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द नुएंसेस ऑफ दिस। व्हाट इज पीपीपी? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। ठीक है, ये फंडा क्लियर हुआ। तो क्या इंडिया अभी भी सोशलिस्ट है? ये सब आर्गुमेंट ये आपके एसएसबी में ग्रुप डिस्कशन में टॉपिक आ सकता है, इज इंडिया स्टिल अ सोशलिस्ट कंट्री? तो आप ये सब एग्जांपल देख के बोल सकते हो नहीं, इंडिया इज नॉट अ सोशलिस्ट कंट्री। लेकिन कैसे बोल सकते हो इंडिया अभी भी सोशलिस्ट है? इसलिए अभी भी सोशलिस्ट है बिकॉज जो सोशलिज्म का कोर आइडिया है, दैट इज इगैलिटेरियनिज्म, वो अभी भी हमारे संविधान में बचा हुआ है। अभी भी हमारे देश में सरकार कोऑपरेटिव्स को प्रमोट करती है। अभी भी हमारे देश में सरकार प्राइस रेशनिंग को फॉलो करती है। आपने देखा होगा जब हॉस्पिटल्स कोविड के टाइम पे प्राइसेस को बेइंतहा बढ़ोतरी कर रहे थे, सरकार लेजिस्लेशन लेके आई कि कोई भी इस प्राइस से ऊपर प्रोडक्ट को सेल नहीं करेगा। सो इस तरीके की चीजें अभी भी बताती हैं कि हमारे देश में इकोनॉमी में भी सोशलिस्ट कंट्रोल अभी भी है। कोऑपरेटिव्स हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। ये समूह होता है लोगों का जिसमें वो सब पैसा मिला के अपने तरफ से कुछ छोटा मोटा काम शुरू करते हैं, ठीक है। एलपीजी स्टैंड फॉर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स, ठीक है। सोशलिज्म का बेसिक आइडिया है
ना संभाग किसी को बहुत अधिक हो, ना संभाग किसी को कम हो। इंसान इंसान के सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस को इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, वो है सोशलिज्म। ठीक है। कैपिटलिज्म इंडिया में एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, इंडिया इज नाउ अ मिक्स्ड इकोनॉमी। तो हमारे यहाँ सोशलिज्म और कैपिटलिज्म दोनों एग्जिस्ट करता है। फासिज्म इस समय किसी भी कंट्री में एग्जिस्ट नहीं करता। प्रोटेस्ट करने का राइट इज नॉट लिंक टू सोवरेनिटी, प्रोटेस्ट करने का राइट हमेशा एक डेमोक्रेसी में रहता है। ठीक है। अंकिता थोड़ी और चलेगी क्लास, एक बार हम ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर देते हैं। नेक्स्ट है सेक्युलरिज्म। व्हाट इज सेक्युलरिज्म? ये तो शब्द आप लोगों ने बहुत सुना होगा। प्रज्वल बोल रहे हैं 1 आवर हो गया बट आज तक इतनी इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ी, बिकॉज हर कोई जब भी पढ़ाता था नींद आती थी, बट सर आज बहुत मजा आया, अच्छा लग रहा है, थैंक यू सर। सो प्रज्वल थैंक्स अलॉट बेटा। रविराज अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज शेयर द सीरीज विद ऑल योर फ्रेंड्स, ताकि जो साथी अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं वो भी सीरीज से जुड़ जाए। और जो साथी आज पहली बार सीरीज देख रहे हैं, आप लोग टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लो, अपने साथियों को भी जोड़ दो टेलीग्राम चैनल पे, बिकॉज वहां पे हम इस चीज को डिटेल में पीडीएफ, और आपका और कुछ डाउट है तो वो भी आप वहां पे आके पूछ सकते हो। ठीक है। रविराज आप टेलीग्राम पे मैसेज कर लो, वहां कांटेक्ट कर पाओगे। ठीक है। हिमांशु बोल रहे हैं मैं क्लास में डूब गया, आदत हो गई है अब 1.5 घंटा पढ़ने की। बिल्कुल, ये क्रैश कोर्स ऐसा ही है, ये आपको मास्टर बना के ही छोड़ेगा पेपर में। ठीक है। बिल्कुल सही। ठीक है, तो सारे बच्चे शेयर कर दो अपने साथियों के साथ, ताकि जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़ पाए वो भी जुड़ जाए क्लास के साथ। ठीक है। नोट भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। क्लास के साथ जो बच्चा नोट्स बना रहे हैं वो जरूर एग्जाम को फोड़ के आएगा तगड़े से। ठीक है। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले सेक्युलरिज्म का आइडिया क्या है? आजकल ये बहुत डर्टी वर्ड हो चुका है। सेक्युलरिज्म का कोर आइडिया जब शुरुआत हुई थी, एक जंग हुई थी यूरोप में। यूरोप में एक जंग हुई थी जिसको बोला जाता है बैटल ऑफ वेस्टफेलिया। यस, एक तरीके से पूरा कोर्स ही यानी कि। ठीक है। थैंक्स अलॉट दामिनी। ओके, रजत बोल रहे हैं आई थिंक दिस इज द बेस्ट क्लास ऑन ग्रेड अप। थैंक्स अलॉट रजत। सो यूरोप में एक जंग हुई थी जिसको बोला गया, और उस जंग के बाद जो शांति समझौता साइन हुआ उसको बोला गया पीस ऑफ वेस्टफेलिया। पीस ऑफ वेस्टफेलिया एक ट्रीटी साइन हुई थी यूके यूरोप में। वेस्टफेलिया एक जगह है, वेस्टफेलिया यूरोप में एक जगह है, वहां पे एक संधि साइन की गई पीस ऑफ वेस्टफेलिया 1648 के आसपास। और उसमें जो मेन चीज निकल के आई, पीस ऑफ वेस्टफेलिया में जो मेन चीज निकल के आई उसमें क्या बोला गया कि चर्च और स्टेट के बीच में एक वॉल ऑफ सेपरेशन रहेगी। देयर वुड बी अ वॉल ऑफ सेपरेशन बिटवीन द चर्च एंड द स्टेट। यानी जो स्टेट है वो चर्च के मामलों में इंटरफेयर नहीं करेगा, और जो चर्च है वो स्टेट के मामलों में इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है। सो दिस वाज व्हाट वाज कॉल्ड एज वेस्टफेलियन सोवरेनिटी का आइडिया। पहले तक क्या होता था, रिलीजन सोवरेनिटी एग्जिस्ट नहीं कर पा रही थी। क्यों? चर्च स्टेट के मामलों में अपनी नाक घुसेड़ देता था, और उससे क्या होता था, स्टेट की पूरी अपने ऑर्डर इंप्लीमेंट करने की शक्ति खत्म हो जाती थी। तो पीस ऑफ वेस्टफेलिया 1648 के बाद क्या डिसाइड किया गया? नहीं, वी वुड हैव वेस्टफेलियन सोवरेनिटी का आइडिया। वेस्टफेलियन सोवरेनिटी का प्राइमरी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग ब्लॉक क्या था? वो था सेक्युलरिज्म। उन्होंने बोला चर्च और स्टेट के बीच में देयर वुड बी दिस वॉल ऑफ सेपरेशन। चर्च स्टेट के मामलों में उंगली नहीं करेगा, स्टेट चर्च के मामलों में उंगली नहीं करेगी। तो एक तरीके से जो वेस्टफेलियन सोवरेनिटी थी, इसके बेसिस पे ही सेक्युलरिज्म का आइडिया उभर के निकल के आता है यूरोप में। ठीक है। प्रशांत रेगुलर क्लास अटेंड करो, सब कुछ समझ आने लगेगा आपको। ठीक है। लक्ष्मीकांत में ये सब पढ़ोगे तो आपको इसका 50% कंटेंट भी नहीं मिलेगा। एक बार पढ़ के देख लेना लक्ष्मीकांत से, चाहे प्रियम्बल का चैप्टर, आपको ये जो पढ़ा रहा हूं इसका 50% कंटेंट भी मिल जाए लक्ष्मीकांत में तो बताना। ठीक है। ठीक है। सो दिस इज क्लियर। ओके, सो सेक्युलरिज्म का आइडिया समझ गए कहां से स्टार्ट हुआ। हु वाज द पर्सन हु कॉइंड दिस टर्म? लूसेंट रिवीजन के लिए अच्छी है, लूसेंट एमसीक्यू और रिवीजन के लिए अच्छी है। अगर आपने मेरी क्लास पढ़ लिया उसके बाद जाके लूसेंट से उस चैप्टर को रिवाइज कर लो, बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है। लूसेंट में कंटेंट इतना ऑब्वियसली नहीं दिया होगा, लक्ष्मीकांत से भी कम कंटेंट है, बट लूसेंट रिवीजन के लिए अच्छी है। ठीक है। लूसेंट से आप रिवाइज कर लो, तो मेरी क्लास देखो, उसके आप नोट्स बनाते रहो पैरेलली, और उसके बाद लूसेंट से एक बार रिवाइज कर लो, आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है। अनुष्का बोलिए यस सर, नहीं है, मैं लक्ष्मीकांत लेकर ही बैठी हूं, जो आपने बताया वो है ही नहीं इसमें। तो दैट इज द आइडिया आई हैव गॉन थ्रू गाइज। अगेन नॉट ब्लोइंग माय ओन टम्पेट, बट लक्ष्मीकांत, ग्रैनविल ऑस्टिन उसकी बाप, लक्ष्मीकांत की भी बाप है किताब है ग्रैनविल ऑस्टिन और डी बासु। आई हैव गॉन थ्रू थ्रू दोस बुक्स, बट उन सभी का जो निचोड़ है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और करंट अफेयर्स का तड़का, ये सब लगा के मैं अपनी क्लास लेके आता हूं। तो
यू वुडंट फाइंड दिस कंटेंट इन एनी बुक, बिकॉज मैं काफी सारे अलग अलग सोर्सेज से प्लस माई ओन एक्सपीरियंस एज अ लैब आई पुट इट इनटू दीज कंटेक्स्ट। ठीक है, लूसेंट में एक्सप्लेनेशन नहीं है, लूसेंट रिवीजन के लिए बस। ठीक है, ठीक है। तो सेक्युलरिज्म का जो शब्द है ये कॉइन किसने किया है? दिस वाज कॉइन्ड बाय जॉर्ज जे होलियक। तो कई बार ऐसा आता है ये टर्म किसने कॉइन किया, तो जॉर्ज जे होलियक के द्वारा ये टर्म कॉइन किया गया था। ठीक है, जॉर्ज जे होलियक के टाइम ये शब्द सेक्युलरिज्म कॉइन किया गया था। इनिशियली भारत के संविधान में सेक्युलरिज्म शब्द नहीं था। याद करो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज स्टार्ट की गई थी। सो उसमें क्या था, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। तो सेक्युलर शब्द संविधान में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। बहुत अच्छी बात है, जिस कारण अपडेट करते रहो नोट्स को। अभिषेक बोल रहे हैं बहुत सारे टीचर से पॉलिटी पढ़ा लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया, बट आज सॉल्व कर लूंगा। यस, रात को 10 PM पे नाइटफॉल होगा, वहां पे आके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। ठीक है, निमोनिक बता दिया हर्षित, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन प्रोड्यूस होना शुरू हुआ। ठीक है, थैंक्स अ लॉट शिवांगी। ठीक है, सो किसने कॉइन किया समझ लिया। इनिशियली संविधान में नहीं था, तो क्या इनिशियली भारत का संविधान सेक्युलर नहीं था? क्या धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष भारत शुरू से नहीं था? आंसर इज नो। हम शुरुआत से सेक्युलर रहे हैं। इंडिया हैज बीन सेक्युलर फ्रॉम द स्टार्ट। फंडामेंटल राइट्स में याद करो, जब हम आगे पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स हम देखेंगे आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, आर्टिकल 28। ये आर्टिकल्स किससे डील करते हैं? व्हाट डज दीज आर्टिकल्स डील विद? दे डील विद फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन से डील करते हैं, और ये तो हमारे संविधान के शुरू से मौजूद थे। तो ये कहना गलत होगा कि हमारा संविधान में सेक्युलरिज्म 42nd अमेंडमेंट के बाद ऐड किया गया। नहीं, संविधान की जो सेक्युलरिज्म की भावना थी वो तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शुरुआत से मौजूद है। कैसे कह सकते हैं हम ये बात? बिकॉज हमारे संविधान में ये आर्टिकल्स जो थे ये तो शुरू से मौजूद थे, और यही आर्टिकल्स आपको असल में फ्रीडम ऑफ रिलीजन देते हैं। ठीक है, थैंक्स अ लॉट विधान। लूसेंट की जो येलो वाली जीके की किताब है बेटा, उसको आप रिवीजन के लिए यूज कर सकते हो। कॉइन्ड बाय होलियोक। होली जो बहुत ही पवित्र चीज थी उसने इसको ओके कर दिया कि रिलीजन होली तो है लेकिन वो ओके अपनी डोमेन में रहे, पॉलिटिक्स के साथ मिक्स ना करे, इसलिए हॉलीओक ऐसे याद कर लो। ठीक है, कोई बात नहीं अभिषेक, आप क्लास के नोट्स बनाओ, जो बता रहा हूं उससे रिवाइज कर लो। ठीक है, लूसेंट थ्योरी को रिवाइज करने के लिए क्वेश्चन आप नाइटफॉल में आकर प्रैक्टिस करो। ठीक है, बिना बुक के बिल्कुल हो जाएगा। बुक तो उनके लिए जो बच्चे नोट्स नहीं बना रहे, अगर आप क्लास के साथ नोट्स बना रहे हो तो नो नीड। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक्स अलॉट अनिकेत। अगर आप सभी को जो प्यार दे रहे हो मैं उससे बहुत ज्यादा भावुक हूं। प्लीज शेयर द क्लास, सारे साथियों के साथ शेयर करो। जीके की अच्छे लाल। ठीक है, एमसीक्यू आपको रात को 10 PM प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। ठीक है, सो अब आगे बढ़ते हैं। नो नॉट इनिशियली क्यों नहीं था? बिकॉज हमें लगा था कि अगर हम सेक्युलर वर्ड करेंगे तो हो सकता है काफी लोगों की भावनाएं आहत हो जाए, बिकॉज देयर वाज दिस राइट विंग इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑल्सो। इसीलिए इसको इनिशियली इंक्लूड नहीं किया गया था वर्ड को, बट द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑलवेज सेक्युलर। ठीक है, सोशल वैल्यू थी एक तो कि रिलीजन को सिग्निफिकेंट रखा जाता था। गांधी जी भी ऐसा बोलते थे, अ पर्सन हु ट्राइज टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स, अ पर्सन हु ट्राइज टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स नोज नाइदर रिलीजन नॉर पॉलिटिक्स। ये गांधी जी की फेमस कोटेशन है। सो एक सोशल वैल्यू भी थी, इसलिए भी उसको इंक्लूड नहीं किया गया। दूसरा, कई सारी प्रिंसली स्टेट्स जो नई नई भारत के साथ जुड़ी थी वो अपने को धार्मिक मानती थी, तो उनको कहीं ईगो हर्ट ना हो, कुछ भी करना लेकिन प्रिंसली स्टेट का ईगो मत हर्ट करना। क्यों? क्योंकि फिर वो फिर से भारत से अलग होने का प्रेशर बनाने लग जाएंगे। सो उनका ईगो ना हर्ट हो, इसलिए इसको इंक्लूड नहीं किया गया। लेटर 42nd अमेंडमेंट से हमने देखा ऐड किया गया। क्या ओरिजिनली हमारा संविधान सेक्युलर था? बिल्कुल था। फंडामेंटल राइट्स में सेक्युलरिज्म को लेकर काफी सारी चीजें थी। ओके, दूसरा यूनिफॉर्म सिविल कोड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आप जानते हो 44 आर्टिकल नंबर 44 हमारे संविधान का डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो मौजूद है वो क्या कहता है? दैट इंडिया वुड एस्पायर टू हैव अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। इस पे सीएपीएफ के पेपर 2 में ऐसे भी पूछा जा चुका है। ठीक है, सो इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ऐड करना क्यों पड़ा? ऐड करना इसलिए पड़ा क्योंकि इंदिरा गांधी मैडम को ये लगा, अगेन इट इज पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स और पॉलिटी को सेपरेट करना मुश्किल है। 1975 के आसपास इंदिरा गांधी के अगेंस्ट खूब सारे प्रोटेस्ट चल रहे थे, जेपी आंदोलन चल रहा था। उसके अलावा राइट विंग ऑफ इंडिया भी एक एक मूवमेंट चला रही थी। गुजरात में कॉलेजेस में फी हाइक को लेकर काफी ज्यादा मूवमेंट चले थे, तो उन्हें लगा कि ये राइट विंग इंडिया को एक हिंदू राष्ट्र में ना बदल दे और माइनॉरिटीज इनसिक्योर फील ना करें, इसलिए वर्ड सेक्युलरिज्म इंदिरा गांधी के द्वारा ऐड किया गया। ठीक है, सौरभ उसको हम करेंगे डेफिनेटली। उसकी मैं सीएपीएफ की पहले प्रचंड लूंगा, उसके बाद पेपर 2 के लिए कुछ स्पेशल सेशंस लूंगा, चिंता मत करो।
ओके ठीक है, आज पहली ही क्लास है आदि पॉलिटी की, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, आयुष बोल रहे हैं उनके 10th एग्जाम में ये सेइंग आई थी जो मैंने बताया। मैं जो गाइस कंटेंट दे रहा हूं ये आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प करने वाला है अलग अलग स्टेजेस में, सो कीप अ नोट ऑफ ऑल दिस कंटेंट, ठीक है। यस अखिल, दे आर एनफ, ठीक है। सो दिस इज क्लियर, व्हाई वाज दिस एडिड, व्हाट वाज इज देयर। यूसीसी इज व्हाट, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यानी आजकल क्या होता है, अगर आपने मर्डर किया हो, आप एक हिंदू ब्राह्मण कास्ट के पर्सन हो, आपने किसी को मर्डर किया, चाहे किसी एक दलित ने किसी का मर्डर किया, चाहे किसी एक मुस्लिम ने किसी का मर्डर किया, सबको सजा जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, सेम या अलग अलग, बताओ जरा। सेम सजा मिलेगी, बिकॉज क्यों, इंडिया में क्रिमिनल लॉ सबके लिए सेम है, क्रिमिनल लॉ सेम है, ठीक है। लेकिन सिविल लॉ इंडिया में अभी सेम नहीं है। अगर आप एक मुस्लिम हो तो आपका एडॉप्शन, अगर आपको बच्चा अडॉप्ट करना है तो अलग तरीका होगा। इवन कुछ साल पहले तक, पिछले 1-2 साल पहले तक तो मुस्लिम्स में ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस तक जायज कंसिडर की गई थी। हिंदुइज्म में एक टाइम था जब फीमेल्स को लैंड में ओनरशिप, पिता के द्वारा जो बच्चों को जमीन दी जाती है, फीमेल का राइट उसमें नहीं था। सो ये क्या होता है, विभिन्न रिलीजन की जो भी सिविल साइड है उसके लिए एक यूनिफॉर्म कोड बनाया जाए। ये डीपीएसपी की रिक्वेस्ट थी कि सिविल, जैसे क्रिमिनल साइड पे सेम नियम लगता है वैसे ही सिविल साइड पे भी सेम नियम लगे। सो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का आइडिया था, ठीक है। ओके ठीक है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड समझ गए। डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उस पर एक सेपरेट क्लास करेंगे तब समझेंगे। इंडियन कॉन्सेप्शन ऑफ सेक्युलरिज्म क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही कोर कॉन्सेप्ट है। इस पे मैं 2 घंटे का क्लास भी ले सकता हूं, बट आपके एग्जाम के लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही बताऊंगा। सीएपीएफ के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और सीडीएस में एसएसबी जो बच्चे जा रहे हैं उनके लिए इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो भारत का जो संविधान है वो क्या बोलता है, इंडिया के सेक्युलरिज्म का आइडिया ये नहीं है कि दैट देयर शुड बी अ वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट। इंडियन से ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म है। वेस्टर्न में भी स्पेसिफिकली फ्रेंच कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म है कि रिलीजन और स्टेट के बीच में एक वाटर टाइट वॉल ऑफ सेपरेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो इवन फ्रांस में आप पब्लिक प्लेस पे पहुंच के बुरखा नहीं पहन सकते, पब्लिक प्लेस में यू कैन नॉट वियर अ बुरखा। वाई, बिकॉज वो बोलते हैं कि ये पब्लिक डोमेन है, रिलीजन आपका प्राइवेट अफेयर है। तो आप अपने घर के अंदर जो भी चीज करो स्टेट वुडेंट इंटरफेयर, बट बाहर आप अंगूठी नहीं पहन सकते, आप टीका नहीं लगा सकते पब्लिक प्लेसेस में, क्यों, बिकॉज रिलीजन इज योर प्राइवेट अफेयर, ठीक है। उससे पहले कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, आदि अभी थोड़ा सा बचा है। तो सेक्युलर का आइडिया हो गया, सेक्युलर का आइडिया समझ आ गया। ये था वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। इंडिया का सेक्युलरिज्म थोड़ा अलग है। इंडिया का सेक्युलरिज्म इज नॉट धर्म निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता नहीं है हमारा सेक्युलरिज्म, है पंथ निरपेक्षता। दैट द स्टेट वुडेंट ट्रीट एनी ऑफ द रिलीजन आइदर फेवरेबली और अनफेवरेबली। हमारा जो सेक्युलरिज्म है वो धर्म निरपेक्षता नहीं है। धर्म का मतलब होता है वैल्यू सिस्टम्स, तो रिलीजन से इंस्पायर्ड वैल्यूज हमारे संविधान में हमेशा रहेंगी, बट हमारी जो सरकारें हैं वो किसी एक धर्म का पक्ष या विपक्ष नहीं लेंगी। our state would have equal respect our state would have equal respect for some aspects of all religion, and it would also have equal disrespect for some aspects of all religion, ठीक है। हमारी जो सरकार है वो इक्वल रिस्पेक्ट फॉर सम एस्पेक्ट्स ऑफ ऑल रिलीजन रखेगी, एंड इक्वल रिस्पेक्ट फॉर सम एस्पेक्ट्स ऑफ अदर रिलीजन एज वेल। सपोज आपका अगर रिलीजन बोलता है कि आप दाढ़ी बना के रखो या पग पहनो, तो आपने देखा होगा हमारे यहाँ सरदारों को हेलमेट कंपलसरी नहीं है, इवन इफ दे डोंट वियर अ हेलमेट दे उनका चालान नहीं करता, क्यों, क्योंकि उनका रिलीजन ये बोलता है कि आप पग रखो, और पग के ऊपर हेलमेट मुश्किल है, तो द गवर्नमेंट रिस्पेक्ट्स दैट थिंग अबाउट देयर रिलीजन, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई नमाजी है, किसी की नमाज चल रही है, तो उसको ऑफिस में भी एक सेपरेट रूम सरकारी ऑफिस में दिया जाता है जहां पे जाके वो नमाज अदा कर सके। सो दैट शोज कि जो स्टेट है वो इक्वल रिस्पेक्ट करती है सारे एस्पेक्ट्स ऑफ ऑल रिलीजन का, बट देयर इज इक्वल डिसरिस्पेक्ट टू सम एस्पेक्ट्स ऑफ ऑल रिलीजन। जैसे हिंदुइज्म में अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस थी, तो सरकार ने रिलीजन में इंटरफेयर किया और इस अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को खत्म कराया, लीगली खत्म करवाया, आर्टिकल 17 आप सभी को पता है। रिलीजन के नाम पे जो डाउरी, सती, ऐसी जो प्रैक्टिसेस होती थी इनको लीगली बैन करवाया गया। इस्लाम में जो ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस थी उसको रिसेंटली बैन कराया गया। तो हमारा सेक्युलरिज्म का मतलब ये नहीं है, हमारे सेक्युलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि सरकार रिलीजन की तरफ आंखें बंद कर लेगी। सरकार इक्वल रिस्पेक्ट करेगी रिलीजन की कुछ एस्पेक्ट की, लेकिन इक्वली डिसरिस्पेक्ट भी करेगी कुछ एस्पेक्ट की, ठीक है। और ये जो सेक्युलरिज्म है ये एक बेसिक फीचर है हमारे संविधान का, इट इज अ बेसिक फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यानी इसको चाह के भी कोई सेक्युलरिज्म को हमारे संविधान से जुदा नहीं कर सकता, ठीक है।
देविका बोलिए पहली बार इतना समझ आया, थैंक्स अलॉट। अब है डेमोक्रेटिक, अब थोड़ा तेज करेंगे। वी स्टिल हैव डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, जस्टिस एंड दिस मच कंटेंट, ठीक है। सोर्सेज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ है नहीं, आपको स्लाइड दे दूंगा, उसको पढ़ लेंगे। सो व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी आप सभी जानते हैं, अब्राहम लिंकन की फेमस कोट, डेमोक्रेसी इज फॉर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। डाउरी का मतलब होता है ये जो दहेज लेते हैं हर्ष, वो, ठीक है। डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ठीक है, ये होता है डेमोक्रेसी। एक चीज होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहां हर एक इंडिविजुअल डेमोक्रेसी के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है डायरेक्टली। इसमें क्या होता है कि आप अगर अपने चुने हुए इंसान को वापस बुला सको, वो प्लेबिसाइट, हर एक इंसान से आपने ओपिनियन ली कि क्या होना चाहिए, रेफरेंडम कराया, या लोगों के द्वारा कोई बिल प्रपोज किया जाए। सो ऑल दीज आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी? कि आप अपने नुमाइंदों को चुनते हो, यू इलेक्ट द पीपल यू वांट एंड दीज पीपल देन गवर्न ऑन योर बिहाफ। सो दैट इज डेमोक्रेसी, ठीक है। डेमोक्रेसी सिर्फ एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नहीं है कि आपने जी किसी को चुनाव जिता के भेजा और वो सरकार बन गया, दैट इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी। उसके अलावा भी डेमोक्रेसी में बहुत चीजें हैं। डेमोक्रेसी इज ऑल्सो अ वे ऑफ लाइफ, सोशली ऑल्सो। घर में अगर पिताजी अपनी मन मर्जी से डिसीजन लेते हैं, मम्मी को कंसल्ट नहीं कर रहे, आपको कंसल्ट नहीं कर रहे, किसी और को कंसल्ट नहीं कर रहे, तो पिताजी कैसे हैं? पिताजी मोनार्क की तरह बिहेव कर रहे हैं। अगर पिताजी कोई डिसीजन से पहले मम्मी को कंसल्ट कर रहे हैं, आपको कंसल्ट कर रहे हैं, वेरियस पीपल्स को कंसल्ट कर रहे हैं, तो वो डेमोक्रेटिक एटीट्यूड है उनका। सो डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू पॉलिटिक्स, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू सोसाइटी, ठीक है। अंबेडकर साहब बोलते थे कि डेमोक्रेसी ही वो तरीका है जो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को बैलेंस कर सकता है। डेमोक्रेसी ही वो आइडिया है जो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को बैलेंस करवा पाएगा, ठीक है। अनिकेत, आप ऑलरेडी ज्योग्राफी की मैं 7-8 दिन की क्लासेस ले चुका हूं, आप तिरंगा सीरीज की पुरानी क्लासेस में जाओ, टेलीग्राम चैनल पे उसका लिंक मिलेगा, वहां से जाके ज्वाइन कर लो, आपको ज्योग्राफी मस्त तैयार हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है रिपब्लिक। रिपब्लिक, ये रिपब्लिक टीवी चैनल वाला नहीं है, ये रिपब्लिक का अर्थ होता है सिंपल सा, किसी भी राष्ट्र को हम रिपब्लिक कहेंगे, किसी भी राष्ट्र को रिपब्लिक हम कब कहेंगे? जब उसका जो हेड हो वो एक इलेक्टेड हेड हो, यानी जो उसका अध्यक्ष हो, उस राष्ट्र का सबसे प्रमुख पर्सन हो, वो एक इलेक्टेड पर्सन हो, ना ही हेरिडिटी अपॉइंटेड पर्सन, ठीक है। तो इंडिया क्या एक रिपब्लिक है? बिल्कुल। हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट होता है, ही इज एन इलेक्टेड पर्सन, दैट इज व्हाई इंडिया इज अ रिपब्लिक। मिडल पाथ था बिटवीन द वेस्ट मिनिस्टर मॉडल एंड द यूएस मॉडल। वेस्ट मिनिस्टर था यानी यूके, वेस्ट मिनिस्टर यूके के पार्लियामेंट और प्राइम मिनिस्टर के एरिया को बोलते हैं। तो वेस्ट मिनिस्टर में क्या था कि जो हेड होगा स्टेट का, जो क्वीन होगी, वो एक ट्रेडिशनल रूट से आएगी, फैमिली बेस्ड पे होगी, बट शी वुड नॉट बी हैविंग एनी पावर्स। ब्रिटेन की रानी को अगर उसके डेथ सेंटेंस पे भी साइन करने को कह दिया जाए, शी कैन नॉट डिनाई इट बिकॉज शी वुड नॉट बी हैविंग एनी पावर्स। दूसरा था यूएस का मॉडल, जहां पे प्रेसिडेंट ही सर्वोपरि है, प्रेसिडेंट हैज द मोस्ट पावर्स, ठीक है। एक्सेसिबल है आनंद, वो क्लासेस एक्सेसिबल हो जाएंगे। मिनिस्टर मॉडल और यूएस मॉडल के बीच का हमारे यहाँ था, हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट होता है दैट इज द डिजूर हेड ऑफ द स्टेट, यानी उस पर पावर तो कम होती है बट नॉमिनली ही इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। रिपब्लिक का मतलब ये भी होता है कि जितने भी पब्लिक ऑफिस है वो ओपन टू एवरी सिटीजन होने चाहिए, हर एक सिटीजन को ये अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो जाके राष्ट्र का अध्यक्ष बन सके। इनफैक्ट आपने इंडिया में देखा गया था कि कितने बढ़िया से इस बात को प्रमोट किया गया था कि एक चाय वाला राष्ट्र का प्रधानमंत्री बन सकता है। सो ऑल पब्लिक ऑफिसेज आर ओपन टू एवरी सिटीजन। फाइनली एक और चीज आप जो एसएसबी में बोल सकते हो, एक रिपब्लिक, अगर हम भारत को प्राउडली एक रिपब्लिक बोलते हैं, तो अगर आप वहां पे पब्स को बैन करवा दोगे, इफ यू बैन द पब्स, सो व्हाट वुड रिमेन? अगर एक रिपब्लिक में सारे पब बैन हो जाए तो वो क्या बचेगा? एक रिपब्लिक से अगर आप पब गायब कर दो, व्हाट वुड रिमेन? बिल्कुल, इट वुड बिकम अ रैलिक। तो अगर कभी ग्रुप डिस्कशन में, लेक्चर 8 में कोई ऐसा टॉपिक आ जाए कि जो सरकार लिकर प्रोहिबिशन कर रही है, या सरकार जो इंडिपेंडेंस लोगों की रिस्ट्रेन कर रही है, या लोगों की जो स्वायत्तता है टू चूज फॉर देमसेल्व्स, ये चीज जो छीन रही है, अगर सरकार ये चीज छीनने लगेगी, पब इज अ सिंबल ऑफ दैट। अगर आपकी ख्वाहिश है तो जाओ, नहीं ख्वाहिश है तो मत जाओ, डोंट बैन इट। बैन और कैंसिल कल्चर के अगेंस्ट अगर आपको कुछ चीज बोले, यू कैन ऑलवेज से अ रिपब्लिक विदाउट अ पब वुड बिकम अ रैलिक। रैलिक क्या होता है? जो पुरातन पुरातन चीज होती है, पुराने जमाने की पिछड़ी हुई चीज, वो बन जाएगा, ठीक है। so, इस तरीके की लाइंस आप अगर एसएसबी इंटरव्यू में यूज करते हो, दे डेफिनेटली लीव अ सॉलिड इंपैक्ट ऑन द माइंड ऑफ द असेसर, ठीक है। उसकी बात करेंगे, एससी एसटी रिजर्वेशन और इक्वालिटी कैसे मैच करेंगी। ओके, नेक्स्ट एक वर्ड है जस्टिस। जस्टिस भी हमारे संविधान में आता है। जस्टिस का वर्ड कहां से बोरो किया गया?
दिस हैज बीन बोरोड फ्रॉम द रशियन रिवॉल्यूशन का आइडिया। हमारे यहाँ जस्टिस कैसा कैसा है, सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस, और इन दोनों को मिला दोगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ठीक है, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉलिटिकल जस्टिस यानी वन पर्सन वन वोट वाला, आर्टिकल 326 यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज। सोशल जस्टिस क्या है कि अनड्यू प्रिविलेजेस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई ब्राह्मण है तो उसको अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, जो दलित है उसको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। तो सोशल जस्टिस होता है सामाजिक न्याय। इकोनॉमिक जस्टिस होता है, ऐसा ना हो कि आपको पता है इंडिया में अभी इकोनॉमिक जस्टिस को लेकर काफी ज्यादा प्रोटेस्ट है। क्यों? इंडिया का रिचेस्ट 1% इंडिया की 89% ऑफ द वेल्थ के ऊपर बैठा हुआ है। सो इकोनॉमिक जस्टिस क्या होता है कि इस तरीके की ग्लेयरिंग इनइक्वालिटीज रिच और पुअर के बीच में नहीं होनी चाहिए। तो इकोनॉमिक जस्टिस भी हमारा प्रीएम्बल टारगेट करता है। ओके, पबजी तो नेशनल सिक्योरिटी का प्रोविजन था फाल्गुनी, उसका एक सेपरेट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट वैल्यू वाज लिबर्टी। लिबर्टी क्या था कि आपको आजादी देता है, हमारा प्रीएम्बल बोलता है आप आजाद हैं। इक्वालिटी मतलब इक्वालिटी की भावना के साथ आप जिएंगे। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, और इन तीनों को बैलेंस कौन करेगा? डेमोक्रेसी। नहीं, रिपब्लिक का मतलब है सिर्फ हेड इलेक्टेड होगा। वो तो मैंने आपको एज अ विटी लाइन बोली थी जो आप यूज कर सकते हो एसएसबी में। ठीक है, ठीक है। सो दिस इज देयर। फाइनली सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। पहले के जो टर्मिनोलॉजी थी वो तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स को फैमिलियराइज करने के लिए थी कि आपको शब्दों का मतलब तो पता चले कि इक्वालिटी क्या है, फ्रेटर्निटी क्या है, जस्टिस क्या है, लिबर्टी क्या है, वो सब समझाने के लिए थी। एमसीक्यू क्वेश्चन यहां से भी बनेगा। प्रियम्बल सबसे पहली चीज क्या करता है? व्हाट डज प्रियम्बल डू? इट इंडिकेट्स द सोर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे संविधान की शक्ति कहां से उत्पन्न हुई है। तो शक्ति क्या? हमारे संविधान की शक्ति प्रियम्बल से निकल रही है? नहीं, हमारे संविधान की शक्ति वी द पीपल से निकल रही है। ये संविधान का जो प्रस्तावना है ये बताता है कि भारत के लोगों के एस्पिरेशंस क्या है, वो क्या चाहते हैं, वो इंडिया को कैसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं, सेक्युलर, सोवरीन, सोशलिस्ट, रिपब्लिक, ऐसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं। एस्पिरेशंस क्या है, वो किन वैल्यूज को होल्ड करते हैं, किन आइडियल्स को वो मानते हैं। लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, इन वैल्यूज को, आइडियल्स को वो होल्ड करते हैं इंडिया। तो ये बताता है हमारा संविधान। इट टेल्स अस अबाउट द माइंड्स ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान निर्माताओं के दिमाग में क्या चीज चल रही होगी जब वो संविधान बना रहे थे, ये समझने में मदद करता है। अगर कहीं कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने में दिक्कत आ रही है तो आप प्रियम्बल को यूज कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या चाह रहा है। डेमोक्रेसी की सबसे आसान डेफिनेशन अब्राहम लिंकन ने दी, इट इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ठीक है, सो दिस इज देयर। बट तो ये हो गया, कभी कहीं इंटरप्रिटेशन की दिक्कत हो तो ये हेल्प करता है हमें समझने में। अब सवाल आता है, क्या हम संविधान को अमेंड कर सकते हैं? क्या हम प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं? कैन वी अमेंड द प्रियम्बल? दिखाता हूं हिमांशु। इक्वालिटी और रिजर्वेशन की डिबेट फंडामेंटल राइट्स के टाइम पे पढ़ेंगे। ठीक है, क्या हम संविधान को अमेंड कर सकते हैं? आंसर इज यस, बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, एक बेरूबारी यूनियन केस हुआ था, बेरूबारी यूनियन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें क्या बोला गया था? उसमें बोला गया था कि जो प्रियम्बल है वो भारत के संविधान का पार्ट ही नहीं है। प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दस इट कैनॉट बी अमेंडेड। तो बेरूबारी यूनियन में बोला गया कि पार्लियामेंट कैनॉट अमेंड द प्रियम्बल बिकॉज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इस बेरूबारी रूलिंग को 1976 के आसपास केशवानंद भारती केस में ओवर रूल किया गया और बोला गया नहीं, जो प्रियम्बल है इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रियम्बल जो है ये संविधान का पार्ट है, और प्रियम्बल को आप अमेंड कर सकते हो तब तक जब तक आप उसकी मूल भावना को चेंज ना कर दो, जब तक आप उसके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज ना कर दो। सो दैट हैपेंड इन द केशवानंद भारती केस। अमेंड मतलब होता है बदलाव लाना, कुछ चीज को चेंज करना। यस, इट इज कंसिडर्ड एन इंटीग्रल पार्ट। मोहसिन बिल्कुल सही बात है। आशीष बिल्कुल बना है। ठीक है, सो दिस इज क्लियर। तो दूसरा पहले चीज आ गया, इज इट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? यस, नाउ इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज अमेंडेबल? यस, इट इज अमेंडेबल। इज इट जस्टिसेबल? कल को आप कोर्ट में जाके ये कह सकते हो कि हमारा संविधान कहता है कि फ्रेटर्निटी होनी चाहिए और इकोनॉमिक जस्टिस होना चाहिए, लेकिन अंबानी तो मुझे अपने इतनी संपत्ति में से 1 रुपया भी नहीं दे रहा। क्या आप ये बात जाके कह सकते हो? आंसर इज नो, बिकॉज द प्रियम्बल इज नॉन जस्टिसिएबल, यू कैनॉट गेट इट एनफोर्स्ड। ठीक है, you cannot get it enforced, it is non justiciable, you cannot go to the court and say कि preamble ये चीज प्रॉमिस करता है तो I can claim it as a matter of right। ठीक है, केबीसी केशवानंद भारती केस, ये एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, केशवानंद भारती केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो प्रियम्बल है वो भारत के संविधान का पार्ट है और उसको अमेंड किया जा सकता है, बस शर्त है कि उसका जो कोर मूल भावना है, जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब होता है कि ग्लेरिंग इनइक्वालिटीज नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक इंसान तो सोने के कमोड पे पॉटी कर रहा है और दूसरे के घर में पॉटी नहीं है,
ठीक है, तो दैट इज इकोनॉमिक जस्टिस का मजाक मखौल, ठीक है। ओके ठीक है, सो दिस इज क्लियर, सिग्निफिकेंस समझ आ गई। अब सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का है लास्ट पार्ट, इसमें आपको कुछ नहीं करना, जस्ट टेक स्क्रीनशॉट्स ऑफ दिस और इनको एक बार एक नजर में पढ़ लो कहां से क्या चीज ली गई है। इस पे मैं डिटेल में जब ये पर्टिकुलर टॉपिक्स पढ़ाऊंगा तब आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे ये चीजें ली गई। अभी तो आप ये अपने पास नोट करके कहीं पर रख लो, बिकॉज अभी आपको ये सारे प्रोविजन बताऊंगा तो समझ नहीं आएंगे। एक बार जब हम पॉलिटी कंप्लीट कर लेंगे तब आपको ये चीज अच्छे से समझ आएगी कि ये प्रोविजन क्या है। अभी मैं आपको बोलूं रिट्स क्या है, ये सब आपको वर्ड समझ नए लग रहे होंगे, आई कैन अंडरस्टैंड। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, फेडरेशन का आइडिया क्या है, तो अभी आप इसको बस एक स्क्रीनशॉट ले लो, कहां से क्या बोरो किया है, रट सकते हो तो रट लो। बट जब आप ये सारे टॉपिक्स पढ़ लोगे फिर आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कहां से क्या बोरो किया गया, बिकॉज यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड की व्हाट आर दीज थिंग्स, ठीक है। देविका पूरी कोशिश करूंगा साइंस करने की, बट जीके तो निपटा देंगे, साइंस के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेफिनेटली वी वुड डू, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये वेरियस संविधानों से हमने क्या क्या चीजें बोरो की हैं वो लिखा हुआ है। इनको समझ में चीज कब आएगी, जब आप ये पूरी पॉलिटी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। व्हेन यू वुड कंप्लीट द एंटायर पॉलिटी देन यू वुड बी एबल टू डू दैट। अब जो बच्चे कह रहे हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, गाइस आज रात 10 PM पे, अब आपको देखो मैंने दिन भर परेशान नहीं करूंगा क्लास लेके, पूरा दिन आपका है, अब पढ़ो रिवाइज करो, रात को बस 10 PM पे आपको नाइटफॉल के लिए आना है। आज हम सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वी वुड डू, काफी सारे क्वेश्चन सीडीएस के करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और आपको पता लग जाएगा एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन आता है। यस, रिसेंटली केशवानंद भारती साहब का निधन हुआ, इसलिए वो न्यूज में थे, पिछले साल हुआ शायद। इंग्लिश भी होगा, पूरा जीएटी का मसीहा है कैप्टन तिरंगा, ठीक है। तो आई वुड अर्ज ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज शेयर। वर्ल्ड मैप पे भी एक सीरीज दोबारा से आनंद कर लेंगे, चिंता मत करो। 10 PM पे नाइट फॉल के लिए हर एक बच्चे ने आना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, बिकॉज अगर आपने अभी क्लास की और रात को चीजें प्रैक्टिस नहीं की क्वेश्चन के माध्यम से, देन इट वुड बी डिफिकल्ट टू रिटेन थिंग्स। और ये कौन से क्वेश्चन है, ये कोई एरे गैरे नथु गैरे के द्वारा बनाई गई टेस्ट सीरीज नहीं है, ये डायरेक्टली यूपीएससी के द्वारा पूछे गए सवाल है। दीज आर द क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड बाय यूपीएससी इटसेल्फ, तो दीज आर द बेस्ट गाइड फॉर यू टू प्रिपेयर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। थैंक्स अ लॉट अनुष्का। सो आई होप आज के सेशन में आप सभी को मजा आया हो। आज हमने प्रीएम्बल कंप्लीट कर लिया, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर लिया। हाँ, थोड़ा हमने टाइम ज्यादा लिया, बट पहली क्लास थी तो मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया देना चाहता था पॉलिटी कैसे पढ़नी होती है। आप में से ज्यादातर बच्चे रटना ही पॉलिटी समझ लेते हैं और उसको करंट से लिंक नहीं करते या उसको सिग्निफिकेंस नहीं समझ पाते लाइफ के लिए, तो इसीलिए मैंने ये सब चीजें लिंक करी। अगर आपको सीरीज में मजा आया तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, इल्तिजा करूंगा कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। अभिषेक ने कमेंट में टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन कर दिया, बिकॉज वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगी और आपको और कुछ डाउट मुझसे पूछना होगा तो आप टेलीग्राम पे पूछ पाओगे। ओके, नाइटफॉल का लिंक टेलीग्राम पे अवेलेबल होगा, इट वुड बी अवेलेबल ऑन द टेलीग्राम चैनल, मैं अपलोड कर दूंगा वहां पे, ठीक है। ये क्लास रोज सुबह 8:30 बजे होगी, दिस क्लास हैपेंस डेली एट 8:30 AM। तिरंगा, कैप्टन तिरंगा रोज आएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने साथ ज्यादा से ज्यादा साथियों को लेके आए, बिकॉज एक वीक और इस जुलाई का फर्स्ट वीक मैं रन करूंगा इस सीरीज को, और टीम मॉनिटर करेगी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट आर कमिंग। अगर एडिक्वेट नंबर में स्टूडेंट्स आएंगे देन वी वुड कंटिन्यू दिस, अदरवाइज थिंग्स में गो इन द नेगेटिव डायरेक्शन फ्रॉम हियर, ठीक है। प्रीवियस स्लाइड हिमांशु आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी बेटा, पूरी पीपीटी मिल जाएगी, ठीक है। आज रात है बिल्कुल 10 PM पे, डे 1 है नाइटफॉल का, ठीक है। प्रचंड आएगा आपका जुलाई के सेकंड वीक में, देखते हैं कितनी तारीख के आसपास आ पाता है। कंटेंट में मजा आया तो प्लीज सीरीज को शेयर करें। एफकैट की तो प्रीवियस ईयर दामिनी में करा चुका हूं, प्रचंड एफकैट के लिए भी बहुत जरूरी है। नाइटफॉल सारे सब्जेक्ट्स के लिए होता है, पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर, तो इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, मैथ सब कुछ करते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, आई होप यू एंजॉयड टुडेस कंटेंट। अर्थक्वेक, क्या मुहूर्त ही नहीं निकल रहा है, एक दिन मुहूर्त निकाल के अर्थक्वेक पढ़ते हैं, चिंता मत करो, ठीक है। अर्थक्वेक एक टॉपिक हमारा ज्योग्राफी का रह गया है, बिल्कुल कू, ठीक है। सो दैट्स ऑल, प्लीज शेयर द सेशन एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल @SSB_success। बाय बाय। ग्रेड अप के साथ सही प्रेप है तो लाइफ सेट है। जो बच्चे सुपर पे अपग्रेड करना चाहते हैं वो अभी सुपर पे अपग्रेड कर सकते हैं, 50% डिस्काउंट इज अवेलेबल ऑन सुपर, जस्ट यूज द कोड unlock50 टू अवेल अप टू 50% डिस्काउंट ऑन सुपर, ठीक है। सो दैट्स ऑल, बाय बाय, जय हिंद।